Welcome to UPSC Civil 360. Today, we are going to discuss economy from the Udaan magazine of PW Only. So let's begin. तो आज का हमारा जो विषय है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मतलब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, पर इसके टर्म्स अक्सर थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, है ना? Absolutely. And our mission today is to demystify these concepts. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट आखिर है क्या, आसान शब्दों में? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट को आप एक बड़े बाजार की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। पर यहाँ सब्जी या कपड़े नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, ये सब ट्रेड होते हैं। हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स को, मतलब जिनके पास पैसा है और जिन्हें पैसे की जरूरत है, उन्हें एक साथ लाता है। और सोर्सेज के मुताबिक इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। बिल्कुल, और आज हमारा फोकस पहले 2 पर रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मनी मार्केट को अनपैक करते हैं। हाँ, ठीक है। सोर्सेज के हिसाब से ये मार्केट शॉर्ट टर्म क्रेडिट या लोन्स के लिए है। हाँ, बोरोइंग और लेंडिंग दोनों। राइट। और मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या उससे कम होता है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब बेसिकली डे टू डे कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया है ना? एग्जैक्टली। ये अर्थव्यवस्था का एक तरह से वर्किंग कैपिटल संभालता है। और यहाँ ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई ही मनी मार्केट का प्रमुख रेगुलेटर है, खासकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। हाँ, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के लिए इसी मार्केट का इस्तेमाल करती है। हालांकि कॉर्पोरेट इशूड सिक्योरिटीज के मामले में सेबी का रेगुलेशन आता है। समझ गया। तो अब आते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पर। इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, सरकार द्वारा जारी किए गए और कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी किए गए। तो गवर्नमेंट इशूड इंस्ट्रूमेंट से शुरू करते हैं। चलिए। पहला है डेटेड G-Secs, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन पर एक फिक्स्ड या फ्लोटिंग कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो फेस वैल्यू पर हाफ ईयरली बेसिस पर पे किया जाता है। और इनकी मैच्योरिटी 5 साल से 40 साल तक होती है। यहाँ एक बहुत फैसिनेटिंग बात है। क्या? हम इसे मनी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन 5 से 40 साल की मैच्योरिटी? ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। एग्जैक्टली। ये इन्हें एक क्लासिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाता है। सोचिए, सरकार आपसे देश के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे उधार ले रही है और 40 साल तक रेगुलर इनकम का वादा कर रही है। लेकिन अगर सरकार को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बल्कि बस कुछ महीनों के लिए पैसे चाहिए हो, तब? बहुत अच्छा सवाल। उसके लिए हमारे पास अगला इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। अच्छा। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टी बिल्स को जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। जीरो कूपन, इसका मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता? तो फिर मतलब इन्वेस्टर कमाता कैसे है? कमाता है, पर तरीका थोड़ा अलग है। इसे डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और फेस वैल्यू पर रिडीम किया जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए का टी बिल जारी किया, वो आपको ये समझ लीजिए 98 रुपीज में बेचेगी। ओके। और मैच्योरिटी पर 91 डेज बाद आपको पूरे 100 रुपए वापस मिलेंगे। तो ये जो 2 रुपए का फर्क है, हाँ, वही आपकी कमाई है। कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट कैलकुलेशन का झंझट ही नहीं है इसमें। इंटरेस्टिंग। सोर्सेज के अनुसार करंटली ये 3 टेनर्स में इशू होते हैं: 91 डे, 182 डे और 364 डे। बिल्कुल। और एक जरूरी नोट ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को टी बिल्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्राइमरी मार्केट में एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। करेक्ट। अब यहाँ एक बॉक्स आइटम है, इशू मैकेनिज्म, उसे भी समझना जरूरी है। यस, इसमें लिखा है कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी OMOs कंडक्ट करता है G-Secs को खरीदने या बेचने के लिए, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को एडजस्ट किया जा सके। तो जब आरबीआई G-Secs बेचता है तो मार्केट से लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो वो कम हो जाती है। बिल्कुल, पैसा सिस्टम से निकल जाता है। और जब आरबीआई G-Secs वापस खरीदता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। दिस इज अ क्लासिक मॉनेटरी पॉलिसी टूल। इसे आरबीआई के स्पंज की तरह समझिए। जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा होता है और महंगाई बढ़ने का खतरा होता है, तो आरबीआई G-Secs बेचकर उस अतिरिक्त पैसे को सोख लेता है। एग्जैक्टली। और जब अर्थव्यवस्था सुस्त होती है तो वो G-Secs खरीद कर बाजार में पैसा डालता है ताकि ग्रोथ को बढ़ावा मिले। टी बिल्स की मिनिमम मैच्योरिटी 91 दिन है। क्या सरकार को इससे भी कम समय के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है? हाँ बिल्कुल, और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए है अगला इंस्ट्रूमेंट, कैश मैनेजमेंट बिल्स, CMBs। अच्छा। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ मिलकर अपनी टेम्पररी कैश नीड्स को पूरा करने के लिए इशू करती है। और इनका मैच्योरिटी पीरियड 91 दिनों से भी कम होता है। हाँ, तो ये टी बिल्स के जैसे ही है, बस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। मतलब ये सरकार को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। एग्जैक्टली, टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस को मैनेज करने के लिए। अब तक हमने केंद्र सरकार की बात की, क्या राज्य सरकारें भी इसी तरह मार्केट से फंड्स रेज कर सकती हैं? जरूर, उसके लिए है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs। ओके, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स इशू की हैं। ये भी डेटेड सिक्योरिटीज हैं जिन पर सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी पर वापस होता है। और इनकी कोई और खासियत? हाँ, इनकी 2 की फीचर्स हैं जो इन्हें बैंकों के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। अच्छा। पहला,
SDLs स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR के लिए एलिजिबल है। मतलब बैंकों को अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा इनमें इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। हाँ, तो बैंक इन्हें खरीदकर अपनी कानूनी जरूरत भी पूरी करते हैं और कमाते भी हैं। और दूसरा, ये RBI की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी LAF के तहत कोलैटरल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अंडरस्टूड। गवर्नमेंट इशूड इंस्ट्रूमेंट्स में आखिरी है वेज एंड मींस एडवांसेस WMA। ये मुझे सरकार के लिए RBI से एक तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसा लगता है। क्या ये सही है? That's a great way to put it. ये एक शॉर्ट टर्म एडवांस है जो गवर्नमेंट को RBI से टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस को मीट करने के लिए मिलता है। और इसे चुकाना कब होता है? ये एडवांस लेने की तारीख से 3 महीने के भीतर चुकाना होता है। और अगर नहीं चुकाया तो इस पर रिपो रेट के ऊपर 2% का पेनल रेट लगता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि WMA एक लोन नहीं है बल्कि एक एडवांस है। ये सरकार के रिसीट्स और पेमेंट्स में टेम्पररी मिसमैच को ब्रिंज करने के लिए है। नॉट फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। एग्जैक्टली, इट्स अ टूल फॉर कैश फ्लो मैनेजमेंट। क्लियरली एक्सप्लेन्ड। तो ये था सरकार का टूल किट। अब देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स द्वारा कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं। पहला है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, CDs। हाँ, CDs को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। इसका पर्पस क्या है? सिंपल है, जब बैंकों के पास डिपॉजिट ग्रोथ धीमी हो लेकिन लोन की डिमांड ज्यादा हो तो वो सीरीज के जरिए शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करते हैं। इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख रुपए है। इन्हें लोन्स के लिए कोलैटरल के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता और ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल है। यही ट्रेडेबल होने की क्वालिटी इसे FDs मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट से अलग बनाती है। कैसे? अगर आपने FD कराई है तो आपको मैच्योरिटी तक रुकना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास CD है और आपको पैसों की जरूरत है तो आप उसे सेकेंडरी मार्केट में किसी और को बेच सकते हैं। राइट। अगला इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, CP। सोर्स कहता है कि ये एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। अनसिक्योर्ड शब्द यहाँ थोड़ा अनसिक्योर्ड यहाँ कीवर्ड है। हाँ। इसका मतलब है कि ये किसी एसेट या कोलैटरल से बैक्ड नहीं होता। कंपनी सिर्फ अपनी रेपुटेशन और क्रेडिट रेटिंग के दम पर पैसा उठा रही है। अच्छा, इसीलिए केवल टॉप रेटेड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही सक्सेसफुली CP इशू कर पाती हैं। एग्जैक्टली। इन्वेस्टर्स को कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर पूरा भरोसा करना होता है। इसके फीचर्स T-बिल जैसे ही हैं। इसे भी डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल तक हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 5 लाख के मल्टीपल्स में होती है। बिल्कुल, ये कंपनीज के लिए वर्किंग कैपिटल जुटाने का एक बहुत ही एफिशिएंट और सस्ता तरीका है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज कमर्शियल बिल्स। ये सेलर्स द्वारा बायर्स पर ड्रॉ किए गए शॉर्ट टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है, पर ये आज भी ट्रेड फाइनेंस की रीढ़ है। इसे ट्रेड बिल भी कहते हैं। अच्छा। सोचिए, एक सेलर ने बायर को सामान बेचा और 90 दिन का क्रेडिट दिया। बायर एक बिल एक्सेप्ट करता है। अब सेलर को अगर तुरंत पैसे चाहिए तो वो इस बिल को बैंक ले जाकर डिस्काउंट करा सकता है। ओके। और जब कोई कमर्शियल बैंक इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कमर्शियल बिल बन जाता है, जिससे इसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। अब कुछ और बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। पहला है कॉल मनी। कॉल मनी इंटरबैंक मार्केट का सबसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इसमें बोरोइंग और लेंडिंग सिर्फ एक रात यानी ओवरनाइट के लिए होती है। तो बैंक अपने डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे कॉल रेट कहते हैं और वो हर दिन डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बदलता है। दूसरा है नोटिस मनी। सोर्स कहता है कि ये 2 से 14 दिनों के लिए बोरोइंग एंड लेंडिंग है। हाँ, अगर बैंक को 1 दिन से ज्यादा लेकिन 2 हफ्तों से कम के लिए फंड चाहिए तो वो नोटिस मनी मार्केट का इस्तेमाल करता है। और तीसरा है टर्म मनी, जो 14 दिनों से ज्यादा के बोरोइंग और लेंडिंग के लिए है। तो कॉल, नोटिस और टर्म मनी, ये तीनों इंटरबैंक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ड्यूरेशन में अलग हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट इज CPLO, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। कॉल मनी मार्केट में तो सिर्फ बैंक होते हैं। क्या होगा अगर किसी म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी को शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी हो? एग्जैक्टली। वो कॉल मनी मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CCIL ने CBLO इंट्रोड्यूस किया। और जैसा कि नाम में है, कोलैटरलाइज्ड। हाँ, ये CBLO को कॉल मनी से ज्यादा सिक्योर बनाता है। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे एसेट्स को कोलैटरल के तौर पर रखा जाता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। एंड द लास्ट वन हियर इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट। ये तो नाम से ही क्लियर है, एक कॉर्पोरेट का दूसरे को दिया गया एक अनसिक्योर्ड लोन। ये पूरी तरह से 2 कंपनीज के बीच आपसी भरोसे पर आधारित होता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। हमारे सोर्स में PW+ सेक्शन से एक बहुत ही दिलचस्प बॉक्स है, द ट्राइलेमा। ये RBI के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह लगता है। इट्स द अल्टीमेट जबलिंग एक्ट इन इकोनॉमिक्स। कोई भी देश एक ही समय पर 3 चीजें नहीं पा सकता। और वो 3 चीजें क्या हैं? पहला, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्री कैपिटल मूवमेंट और तीसरा इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब ब्याज दरें अपनी मर्जी से तय करने की क्षमता। हाँ, इसे ही इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्राइलेमा कहते हैं। आपको इन 3 में से कोई 2 ही चुनने पड़ते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे रुपी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, आरबीआई को इन तीनों के बीच एक मुश्किल संतुलन बनाना पड़ता है। फैसिनेटिंग। चलिए अब गियर्स बदलते हैं और कैपिटल मार्केट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। ये मार्केट उन फंड्स के लिए है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होती है। हाँ, मनी मार्केट जहां वर्किंग कैपिटल के लिए था, वहीं कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, जैसे फैक्ट्री लगाना, बिजनेस एक्सपैंड करना। इसमें इक्विटी और डेट मार्केट दोनों शामिल हैं। एग्जैक्टली। यहाँ भी रेगुलेशन बता हुआ है। आरबीआई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है, जबकि कॉर्पोरेट इक्विटी एंड डेट मार्केट सेबी के पर्व्यू में आता है। कैपिटल मार्केट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। क्या आप इसे एक सरल एनालॉजी से समझा सकते हैं? जरूर। इसे कार मार्केट की तरह सोचिए। अच्छा। प्राइमरी मार्केट एक कार कंपनी का ब्रांड न्यू शोरूम है। जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कार मतलब शेयर्स बेचती है, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। ओके। और सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट सेकंड हैंड कार मार्केट की तरह है, जहां लोग आपस में पुरानी कार्स मतलब ऑलरेडी इशूड शेयर्स खरीदते बेचते हैं। तो इसमें कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलता? नहीं, सेकेंडरी मार्केट बस लिक्विडिटी यानी एसेट्स को कैश में बदलने की आसानी प्रोवाइड करता है। ग्रेट एनालॉजी। तो प्राइमरी मार्केट में जहां फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली होता है। हाँ, और सेकेंडरी मार्केट में जहां सिर्फ ट्रेडिंग होती है, कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली प्रमोट होता है। कैसे? क्योंकि अगर लोगों को पता है कि वो शेयर खरीदने के बाद उसे सेकेंडरी मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं, तभी वो प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो एक कंपनी प्राइमरी मार्केट में कैपिटल कैसे रेज करती है? कई तरीके हैं। पहला और सबसे कॉमन है पब्लिक इशू, जैसे आईपीओ, जिसमें आम जनता को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। राइट। दूसरा है राइट्स इशू, जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही और शेयर खरीदने का पहला अधिकार देती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी आम जनता के पास ना जाकर कुछ चुनिंदा बड़े इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप को सीधे सिक्योरिटीज ऑफर करती है। इसी तरह प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी होता है? हाँ, उसमें भी एंटिटीज के एक सेलेक्ट ग्रुप को सिक्योरिटी इशू की जाती है। एक और तरीका है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और क्यूआईपी। हाँ, क्यूआईपी के जरिए एक लिस्टेड कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यूआईबीज को इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। बेसिकली ये सारे तरीके कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अब कैपिटल के डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल। ये एक सीक्वेंस की तरह लगता है। ये एक फनल की तरह है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो एक कंपनी लीगली इशू कर सकती है। ये कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। हाँ, फिर आता है इशूड कैपिटल, जो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी एक्चुअली में लोगों को ऑफर करती है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, जो इशूड कैपिटल का वो हिस्सा है जिसे लोग खरीदने के लिए सब्सक्राइब करते हैं। और आखिर में पेड अप कैपिटल, वो एक्चुअल पैसा है जो कंपनी को सब्सक्राइबर्स से मिलता है। तो सीक्वेंस है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। करेक्ट। फाइनली कैपिटल मार्केट के 2 मेन इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना करते हैं, डेट और इक्विटी। ये इन्वेस्टर्स और कंपनीज दोनों के लिए एक फंडामेंटल चॉइस है। इसे भी एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तो डेट का मतलब है बैंक से लोन लेना, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट चुकाना होगा। लेकिन बैंक आपके बिजनेस के फैसलों में दखल नहीं देगा, वो एक क्रेडिटर है। और इक्विटी? इक्विटी का मतलब है एक पार्टनर को बिजनेस में शामिल करना। वो पैसा लगाता है, लेकिन अब वो बिजनेस का मालिक भी है। प्रॉफिट हुआ तो उसका भी, लॉस हुआ तो उसका भी। और बिजनेस के फैसलों में उसकी भी चलेगी। एग्जैक्टली। तो डेट में रिस्क कम है और रिटर्न भी फिक्स्ड है, इंटरेस्ट के रूप में। रिलेटिवली लो रिस्क, हाँ। जबकि इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट का पोटेंशियल भी अनलिमिटेड है। राइट। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला है। और अगर कंपनी डूब जाती है लिक्विडेशन के समय, तो वाटरफॉल मैकेनिज्म के तहत डेट होल्डर्स को उनका पैसा पहले वापस मिलता है। और इक्विटी होल्डर्स का क्लेम सबसे आखिर में आता है। बिल्कुल। इसी तरह डेट पर दिए गए इंटरेस्ट पर कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है, जबकि इक्विटी पर दिए गए डिविडेंड्स पर नहीं। सो उसमें एक और जरूरी पॉइंट है, डेट स्लो डाउन के पीरियड में अट्रैक्टिव होता है जब लोग सेफ्टी चाहते हैं। और इक्विटी बूम पीरियड में अट्रैक्टिव होता है जब लोग ग्रोथ के लिए रिस्क लेने को तैयार होते हैं। दिस टेबल क्लियरली आउटलाइंस द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। चलिए समझते हैं डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज बॉन्ड से। बॉन्ड और डिबेंचर में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉन्ड असल में है क्या? बॉन्ड एक तरह का लोन है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये एक स्पेसिफिक फिजिकल एसेट से सिक्योर्ड होता है। अच्छा, एसेट बैक्ड होता है। जी, मतलब अगर बॉन्ड जारी करने वाली संस्था पैसे नहीं लौटा पाती, तो उस एसेट को बेचकर निवेशकों का पैसा चुकाया जाएगा। ओके। और इसी सिक्योरिटी की वजह से इसकी इंटरेस्ट रेट्स डिबेंचर्स की तुलना में आमतौर पर कम होती हैं। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर के आधार पे बॉन्ड्स के टाइप्स लिखते हैं। सबसे सामान्य तो शायद फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स ही होते होंगे। जी बिल्कुल, जैसा नाम से ही साफ है, ये वो बॉन्ड्स हैं जिन पर कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट बॉन्ड की पूरी लाइफ तक मतलब मैच्योरिटी तक
फिक्स रहती है। तो निवेशक को पहले से पता होता है कि रिटर्न कितना मिलेगा? हाँ, निवेशक को पता होता है कि उसे कितना ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर बाजार में ब्याज दरें घट बढ़ रही हों, तो क्या कोई ऐसा बॉन्ड है जो उसके साथ एडजस्ट हो सके? हाँ, उसी के लिए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है। इसमें कूपन रेट वेरिएबल होती है, जो पहले से तय किए गए इंटरवल्स पर, जैसे हर 6 महीने या 1 साल में रीसेट होती है। तो ये मार्केट रेट से लिंक्ड होती है? जी, ये बाजार की मौजूदा ब्याज दरों के साथ जुड़ी होती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बॉन्ड की बात करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स। इस पर यूपीएससी 2020 में सवाल भी आया था। नाम तो कहता है जीरो कूपन, यानी कोई ब्याज नहीं। तो फिर इसमें निवेशक कमाता कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बॉन्ड्स असल में डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। अच्छा। मान लीजिए 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड आपको 90 रुपए में बेचा गया। ओके। आपको मैच्योरिटी तक कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी पर पूरे 100 रुपए वापस मिलेंगे। तो वो जो 10 रुपए का अंतर है वही प्रॉफिट है? बिल्कुल, वही निवेशक का मुनाफा है। और एक और कैटेगरी है जो आजकल काफी चर्चा में रहती है, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। ये सुनने में और भी अजीब लगता है। कोई ऐसा बॉन्ड क्यों खरीदेगा जिसमें उसे अपने लगाए हुए पैसे से भी कम वापस मिले? ये तब होता है जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो। ये वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां निवेशक को मैच्योरिटी पर बॉन्ड की परचेज प्राइस से कम अमाउंट मिलता है। लेकिन क्यों? निवेशक इन्हें तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि पैसा कहीं और लगाने से ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो वो इसे अपने कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाने का एक सुरक्षित तरीका मानते हैं। अच्छा, अ सेफ हेवन। एग्जैक्टली। बॉन्ड्स के तहत एक और वर्गीकरण है जिस पर 2022 में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था। ये हाइब्रिड डेट सिक्योरिटीज और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसी का एक रूप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी एफसीसीबीज को विस्तार से समझने से पहले चलिए इन हाइब्रिड बॉन्ड्स के कुछ की फीचर्स पर नजर डालते हैं। इन्हें आकर्षक क्या बनाता है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, डुअल बेनिफिट यानी दोहरा लाभ। दोहरा लाभ कैसे? इसमें बॉन्ड की तरह फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही अगर कंपनी अच्छा करती है तो इक्विटी में बदलने पर अप्रिसिएशन का फायदा भी मिल सकता है। अच्छा। दूसरा, कन्वर्जन ऑप्शन, मतलब इन्हें एक पहले से तय कीमत और समय पर शेयर्स में कन्वर्ट करने का विकल्प होता है। ठीक है। तीसरा, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि कंपनी निवेशक को इक्विटी में बदलने का ये आकर्षक विकल्प दे रही है, इसलिए वो बदले में कम कूपन रेट्स ऑफर करती है। और चौथा, इन्वेस्टर अपील। ये उन निवेशकों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है जो स्टेडी इनकम के साथ साथ इक्विटी ग्रोथ में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, खासकर जब कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ रही हों। बहुत बढ़िया। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एफसीसीबीज की। ये क्या है और भारतीय कंपनियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये वो बॉन्ड्स हैं जो इंडियन कंपनीज द्वारा विदेश में फॉरेन करेंसी में इशू किए जाते हैं। इनमें भी फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलते हैं और निवेशक को एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये निवेशकों और कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद है? जी, ये बॉन्ड्स निवेशकों को स्टेडी इनकम और कैपिटल गेन्स की पोटेंशियल देते हैं और साथ ही इशुइंग कंपनी को फॉरेन करेंसी में कैपिटल जुटाने में मदद करते हैं। और इक्विटी एक्सपोजर भी मिलता है? हाँ, अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो निवेशकों को भारतीय कंपनी की इक्विटी ग्रोथ का भी एक्सपोजर मिल जाता है। चलिए मैच्योरिटी के आधार पर बॉन्ड्स के टाइप्स को समझते हैं। इसमें एक नाम आता है परपेचुअल बॉन्ड्स या कंसोल बॉन्ड्स। जी, परपेचुअल का मतलब है हमेशा के लिए, तो क्या इसका मतलब है कि पैसा कभी वापस नहीं मिलता? लगभग यही मतलब है। इन बॉन्ड्स को जारी करने वाले को प्रिंसिपल अमाउंट लौटाने की जरूरत नहीं होती, इनकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती। तो फिर इन्हें कोई क्यों खरीदेगा? जवाब है कि कस्टमर्स को इन पर हमेशा के लिए एक स्टेडी इंटरेस्ट पेमेंट मिलता रहता है, एक तरह की स्थायी आमदनी। अच्छा, लाइक अ पेंशन। एक तरह से, हाँ। और दूसरा, बेरर बॉन्ड्स, ये क्या होते हैं? ये एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है जिसकी ओनरशिप उसके होल्डर या बेरर के पास होती है, न कि किसी रजिस्टर्ड ओनर के पास। मतलब जिसके हाथ में बॉन्ड है वही उसका मालिक है? बिल्कुल, इससे एनोनिमिटी बनी रहती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो निवेशकों को डर लगता है कि उनके पैसे की कीमत कम हो जाएगी। सही बात है। क्या बाजार में ऐसे बॉन्ड्स हैं जो इस समस्या से बचाते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसी के लिए इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड वाले बॉन्ड्स बनाए गए हैं। इसमें पहला प्रकार है कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स का प्रिंसिपल अमाउंट एक मान्य इन्फ्लेशन इंडेक्स से जुड़ा होता है ताकि निवेशकों की मूल राशि को महंगाई से बचाया जा सके। और दूसरा प्रकार इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स आईआईबीज है, जिस पर यूपीएससी ने 2022 में सवाल पूछा था। ये कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड से कैसे अलग है? ये एक कदम और आगे है। इन बॉन्ड्स में प्रिंसिपल और कूपन फ्लोज यानी मूलधन और ब्याज दोनों को इन्फ्लेशन से बचाया जाता है। अच्छा, दोनों ही इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है? जी, सरकार इन्हें इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी बोरोइंग्स पर कूपन रेट्स कम कर सके। ये उसकी उधार लेने की लागत को इन्फ्लेशन से जोड़ देता है। एक और प्रकार है बॉन्ड्स विद कॉल पुट ऑप्शंस। ये कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं? ये बॉन्ड में कुछ अतिरिक्त फीचर्स होते हैं। कॉल ऑप्शन बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी को यह अधिकार देता है कि वो मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड को वापस खरीद सके, यानी बायबैक कर सके। हाँ, बायबैक कर सके। वहीं पुट ऑप्शन निवेशक को ये अधिकार देता है कि वो मैच्योरिटी से पहले अपना बॉन्ड कंपनी को वापस बेच सके।
अब आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर, जो सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। ये फिजिकल गोल्ड खरीदने से कैसे बेहतर हैं? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिन्हें ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेट किया जाता है। निवेशक इशू प्राइस कैश में देते हैं और बॉन्ड्स मैच्योरिटी पर कैश में रिडीम किए जाते हैं। तो स्टोरेज की चिंता नहीं? बिल्कुल, आपको सोना संभाल कर रखने की चिंता नहीं होती और साथ ही आपको सोने की कीमत में बढ़ोतरी का फायदा तो मिलता ही है, उस पर एक निश्चित ब्याज भी मिलता है। और इसमें कौन निवेश कर सकता है? इसमें रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज जैसे इंडिविजुअल्स, HUFs, ट्रस्ट्स, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस निवेश कर सकते हैं। अगला है उदय बॉन्ड्स। इनका एक बहुत ही विशिष्ट उद्देश्य था, है ना? जी, इन्हें डिस्कॉम्स यानी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के भारी कर्ज को कम करने के लिए इशू किया गया था। तो ये कैसे काम करते थे? इस योजना के तहत राज्यों ने अपनी डिस्कॉम्स के कर्ज का एक हिस्सा अपने ऊपर ले लिया और उसके बदले में ये बॉन्ड्स जारी किए। और बाकी कर्ज का क्या हुआ? डिस्कॉम्स ने बाकी डेट चुकाने के लिए बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बॉन्ड्स इशू किए। शहरों के विकास के लिए भी बॉन्ड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज, ULB बॉन्ड्स। बिल्कुल, इन्हें अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा विभिन्न बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने के लिए इशू किया जाता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने शहर में विकास कार्यों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए थे। और ग्रीन बॉन्ड्स, ये आजकल पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। हाँ, इन बॉन्ड्स के मिलने वाला पैसा सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज को कम करना या फॉसिल फ्यूल एमिशंस घटाना। इंटरेस्टिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला ग्रीन बॉन्ड 2007 में वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था। अच्छा। और इंडिया का पहला ग्रीन बॉन्ड 2015 में येस बैंक ने लॉन्च किया। यहाँ तक कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने युआन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA ने 2018 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया का पहला मसाला ग्रीन बॉन्ड भी लॉन्च किया था। आपने मसाला बॉन्ड का जिक्र किया, तो चलिए अब इंटरनेशनल बॉन्ड्स पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मसाला बॉन्ड्स। ये नाम बड़ा दिलचस्प है। नाम इसलिए क्योंकि ये भारत की संस्कृति से जुड़ा है। ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं जो इंडियन एंटिटीज द्वारा ऑफशोर यानी भारत के बाहर इशू किए जाते हैं। तो मकसद क्या है? इसका मकसद भारत के बाहर से भारतीय रुपए में उधार लेना है। वर्ल्ड बैंक की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC ने भारतीय कंपनियों की मदद के लिए इन्हें लॉन्च किया था। इसके की फीचर्स क्या है? सबसे बड़ा फायदा या सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इसके कुछ खास फीचर हैं। ये फॉरेन मार्केट्स में इंडियन एंटिटीज द्वारा इशू किए जाते हैं, लेकिन इंडियन रुपीज में ही होते हैं। इससे विदेशी निवेशकों को इंडिया में बिना करेंसी रिस्क के इन्वेस्ट करने का एक तरीका मिलता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, करेंसी रिस्क। ये रिस्क कौन उठाता है? इसमें सारा करेंसी रिस्क निवेशक उठाता है। अगर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर जाती है तो विदेशी निवेशक को नुकसान होगा। भारतीय कंपनी इस जोखिम से बच जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारतीय कंपनी विदेश से पैसा उठा रही है तो उसे डॉलर रुपए के उतार चढ़ाव की चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, सारा जोखिम निवेशक का है। ये तो भारतीय कंपनियों के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ। बिल्कुल, यही मसाला बॉन्ड्स का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये भारतीय कंपनियों को एक तरह की वित्तीय सुरक्षा देता है जब वे विदेशी बाजार से पैसा जुटाती हैं। इसी तरह के और भी बॉन्ड्स हैं। हाँ, जैसे पांडा बॉन्ड्स जो युआन डिनोमिनेटेड होते हैं और चीन में जारी किए जाते हैं। उरिडाशी बॉन्ड्स जो एक तरह के मसाला बॉन्ड्स ही हैं, लेकिन जापान में रिटेल निवेशकों को बेचे जाते हैं। और महाराजा बॉन्ड्स जो रुपी डिनोमिनेटेड हैं, लेकिन IFC द्वारा भारत के डोमेस्टिक मार्केट में इशू किए जाते हैं। हमारे सोर्स में एक PW+ बॉक्स है, श्योरिटी बॉन्ड्स बैंक गारंटी ऑल्टरनेटिव। ये एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये क्या है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण विकास है। 2024-25 में सरकार ने श्योरिटी बॉन्ड्स को बढ़ावा दिया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लिक्विडिटी की कमी को दूर किया जा सके, जैसे NHAI के प्रोजेक्ट्स में। जी, ये बैंक गारंटी से अलग है। बैंक गारंटी के लिए आपको बैंक में कुछ कैश या कोलैटरल रखना पड़ता है जो ब्लॉक हो जाता है। और श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस बेस्ड होते हैं, इन्हें लॉकअप की जरूरत नहीं होती। ये प्रोजेक्ट के पूरा होने की गारंटी देते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर की कैपिटल फ्री रहती है और लिक्विडिटी सुधरती है। चलिए अब डेट मार्केट में एक और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ETF बॉन्ड यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बॉन्ड में निवेश को कैसे आसान बनाता है? ETF बॉन्ड एक तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो मुख्य रूप से बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझें कि आप एक ही ट्रेड में जैसे कोई स्टॉक खरीदते हैं, वैसे ही बहुत सारे बॉन्ड्स का एक बंडल खरीद लेते हैं। कोई उदाहरण? इसका एक अच्छा उदाहरण है भारत ETF, जिसमें CPSEs के AAA रेटेड बॉन्ड्स शामिल हैं। तो इसके की फीचर्स क्या हुए? एक आम निवेशक के लिए इसके क्या फायदे हैं? इसके कई फायदे हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। आप एक बॉन्ड में पैसा लगाने के बजाय कई बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, जिससे इंडिविजुअल बॉन्ड का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, लिक्विडिटी। ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, इसलिए इन्हें खरीदना बेचना ट्रेडिशनल बॉन्ड्स की तुलना में ज्यादा आसान और तेज है।
और इनकम? तीसरा फिक्स्ड इनकम, क्योंकि ये गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट से आमदनी होती है। और चौथा लो कॉस्ट, इनकी मैनेजमेंट फीस एक्टिवली मैनेज्ड बॉन्ड फंड से कम होती है। तो ये कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। बिल्कुल। अब समझते हैं डिबेंचर्स के बारे में। हमने शुरू में इसका जिक्र किया था। ये बॉन्ड से कैसे अलग है? जैसा हमने पहले चर्चा की, डिबेंचर्स एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जो किसी फिजिकल एसेट या कोलैटरल से सिक्योर्ड नहीं होता। मतलब ये अनसिक्योर्ड है। जी, ये पूरी तरह से जारी करने वाली कॉर्पोरेशन की जनरल क्रेडिट वर्दिनेस और रेपुटेशन पर आधारित होता है। क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, इसलिए ये आमतौर पर बॉन्ड से ज्यादा ब्याज देता है। इसके भी टाइप्स होते हैं। हाँ, दो मुख्य प्रकार हैं। कन्वर्टेबल, ये वो डिबेंचर्स हैं जिन्हें एक तय समय के बाद इक्विटी शेयर्स में बदला जा सकता है। और दूसरे? और नॉन कन्वर्टेबल, ये रेगुलर डिबेंचर्स हैं जिन्हें इशूइंग कॉर्पोरेशन के इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर आते हैं और अक्सर एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट के बीच का संबंध। जी, सबसे पहले बॉन्ड यील्ड्स क्या हैं? द यील्ड ऑफ अ बॉन्ड उसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है। सीधे शब्दों में ये आपके लगाए हुए कैपिटल पर मिलने वाला असली रिटर्न है। तो इसका प्राइस से क्या लेना देना है? मतलब ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड की कीमत बढ़ती है उसकी यील्ड कम हो जाती है, और जब बॉन्ड की कीमत घटती है तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है। और बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट रेट से क्या संबंध है? ये इनवर्स रिलेशनशिप काम कैसे करता है? इनका एक इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जब बाजार में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस गिर जाती है और वाइस वर्सा। एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए किसी ने 5% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड खरीदा है। अब आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ा दी और बाजार में 6% वाले नए बॉन्ड आ गए। तो पुराने 5% वाले बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसे में कोई आपका 5% वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा? आपके पुराने बॉन्ड की कीमत गिर जाएगी ताकि नए निवेशकों को भी उससे लगभग 6% के बराबर का यील्ड मिल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस एडजस्टमेंट ये सुनिश्चित करता है कि पुराने बॉन्ड का इफेक्टिव यील्ड बाजार में चल रही बॉन्ड रेट से मेल खाए। बिल्कुल। निष्कर्ष ये है, bond price is inversely proportional to interest rates and bond yield is directly proportional to bond interest rate. आप कुछ और की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। पहला है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स पर बाहरी कारकों का प्रभाव। इस पर यूपीएससी 2021 में सवाल भी आया था। बिल्कुल। यूएस फेडरल रिजर्व के फैसलों का इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर सीधा असर पड़ता है। कैसे? जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो निवेशक वहां ज्यादा पैसा लगाना पसंद करते हैं। इससे भारत में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीसेक की डिमांड कम हो जाती है, उनकी कीमत गिरती है और यील्ड बढ़ जाती है। और आरबीआई के एक्शंस का? इसी तरह आरबीआई के फैसले भी बॉन्ड यील्ड पर सीधा असर डालते हैं, क्योंकि वे लिक्विडिटी से जुड़े हैं, अर्थव्यवस्था की परचेसिंग कैपेसिटी इन्फ्लेशन से जुड़ी है, और शॉर्ट टर्म रेट्स में कोई भी बदलाव जीसेक की मांग और कीमत पर असर डालेगा, जिससे यील्ड प्रभावित होगी। अगला कॉन्सेप्ट है यील्ड कर्व। ये क्या दर्शाता है और इन्वर्जन कर्व का क्या मतलब है? यील्ड कर्व एक ग्राफ है जो एक जैसी क्रेडिट क्वालिटी लेकिन अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स वाले बॉन्ड्स के यील्ड्स को दिखाता है। आमतौर पर लंबी अवधि के बॉन्ड्स पर ज्यादा यील्ड मिलती है। लेकिन इन्वर्जन कर्व में उल्टा होता है। जी। जब इन्वर्जन कर्व या नेगेटिव यील्ड कर्व बनता है तो स्थिति उलट जाती है। इसमें शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स की यील्ड्स लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स से ज्यादा हो जाती हैं। और ये किस बात का संकेत है? ये आमतौर पर एक आर्थिक मंदी या रिसेशन का संकेत माना जाता है, क्योंकि निवेशक भविष्य को लेकर पेसिमिस्ट हो जाते हैं। यील्ड्स को प्रभावित करने वाले और कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें कई कारक हैं, जैसे कमजोर ग्रोथ की उम्मीद, सेंट्रल बैंक द्वारा रेट कट्स की संभावना, लो इन्फ्लेशन या फ्लाइट टू सेफ्टी की स्थिति। फ्लाइट टू सेफ्टी? बिल्कुल। जब निवेशक सुरक्षित निवेश ढूंढते हैं, अनिश्चितता के समय में लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की मांग बढ़ जाती है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ती हैं और यील्ड्स कम हो जाती हैं। यही इन्वर्जन का कारण बनता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है रिस्क एंड प्रायोरिटी ऑफ बॉन्ड होल्डर्स विज़-अ-विज़ स्टॉक होल्डर्स। इस पर यूपीएससी 2022 में भी सवाल आया था। कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में पहले पैसा किसे मिलता है? इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, रिटर्न्स के लिहाज से बॉन्ड होल्डर्स को स्टॉक होल्डर्स की तुलना में कम रिस्क पर माना जाता है। दूसरी, बॉन्ड होल्डर्स कंपनी के लिए लेंडर्स यानी कर्ज देने वाले होते हैं, जबकि स्टॉक होल्डर्स उसके ओनर्स यानी मालिक होते हैं। और सबसे जरूरी, रीपेमेंट की प्रायोरिटी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, रीपेमेंट के लिए बॉन्ड होल्डर्स को स्टॉक होल्डर्स पर प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब कंपनी बंद होने पर पहले बॉन्ड होल्डर्स का पैसा चुकाया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचा तो स्टॉक होल्डर्स को मिलेगा। चलिए अब डेट मार्केट से इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत शेयर्स या इक्विटी से करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शेयर्स या इक्विटी किसी कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल एसेट में ओनरशिप की यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। निवेशक कैपिटल के बदले में इन यूनिट्स को हासिल करते हैं। और स्टॉक क्या है? इस पर यूपीएससी 2022 में सवाल आया था। शेयर और स्टॉक में क्या कोई अंतर है? अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पर होता है, लेकिन एक तकनीकी अंतर है। स्टॉक किसी कॉर्पोरेशन द्वारा शेयर्स जारी करके रेज किया गया कुल कैपिटल है, और शेयर? जबकि शेयर उस कैपिटल की एक सिंगल यूनिट है। अब शेयर्स के टाइप्स देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वर्सेस ऑर्डिनरी शेयर्स। इनके अधिकारों में क्या फर्क है? इसे 4 पैमानों पर समझ सकते हैं।
वोटिंग राइट्स, ये आमतौर पर कॉमन शेयर्स के साथ मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स में हो भी सकता है और नहीं भी। और डिविडेंड? डिविडेंड, कॉमन शेयर्स पर वेरिएबल डिविडेंड्स मिलते हैं जो कंपनी के मुनाफे पर निर्भर करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पर फिक्स डिविडेंड रेट होता है। क्लेम ऑन एसेट्स? कंपनी बंद होने पर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कॉमन शेयर्स वालों से पहले पैसा मिलता है। और रिस्क? रिस्क, कॉमन शेयर्स में हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में लोअर रिस्क लोअर पोटेंशियल रिटर्न होता है। अब कैपिटल मार्केट के कुछ की प्लेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड मार्केट प्लेस है जहां विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और अदर सिक्योरिटीज खरीदे और बेचे जाते हैं। ये बाजार को रेगुलेट करता है? जी, यह बाजार को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। और एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट, ये दोनों शब्द बहुत सुनने में आते हैं, खासकर स्टार्टअप्स के संदर्भ में। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? इस पर यूपीएससी 2014 में भी प्रश्न था। फर्क उनके मकसद और काम करने के तरीके में है। एंजल इन्वेस्टर अक्सर एक अमीर व्यक्ति होता है जो किसी एंटरप्रेन्योर को उसके बिजनेस की शुरुआती स्टेज में फाइनेंशियल बैकिंग देता है, बनाने पर फोकस करते हैं और मेंटोर की भूमिका भी निभाते हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। और वेंचर कैपिटलिस्ट इनसे कैसे अलग है? वेंचर कैपिटलिस्ट एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, अक्सर एक बड़ी फर्म जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज को कैपिटल प्रदान करती है बदले में एक इक्विटी स्टेक के लिए। और उनका मुख्य मकसद? एंजल इन्वेस्टर्स के विपरीत उनका मुख्य मकसद प्रॉफिट के लिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कुछ सालों बाद बेचना होता है। वे एग्जिट स्ट्रेटजी पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारे सोर्स का आखिरी सेक्शन है इंडियाज रैपिड एक्सपेंशन इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट्स। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत देता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। इंडिया अब ग्लोबल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, जो हमारे डेरिवेटिव मार्केट में एक जबरदस्त बूम को दर्शाता है। और स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन? साथ ही इंडिया के स्टॉक मार्केट ने हाल के वर्षों में तेजी से ग्रोथ की है और मार्केट कैपिटलाइजेशन में हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है। डेरिवेटिव होता क्या है? सुनने में ही इतना टेक्निकल लगता है। इसे एक सरल एनालॉजी से समझते हैं। जैसे दूध की कीमत गाय पर निर्भर करती है, वैसे ही डेरिवेटिव एक ऐसा वित्तीय सौदा है जिसका अपना कोई मूल्य नहीं होता। अच्छा, बल्कि उसकी कीमत किसी और संपत्ति यानी अंडरलाइंग एसेट पर निर्भर करती है। अंडरलाइंग एसेट मतलब किस तरह की संपत्ति? कुछ भी हो सकता है, किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, सोना चांदी जैसी कमोडिटीज, यूएस डॉलर जैसी करेंसीज या फिर ब्याज दरें भी। अच्छा, तो लोग इन कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा लगाते क्यों हैं? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है हेजिंग, यानी भविष्य में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के रिस्क से खुद को बचाना। ठीक है। और दूसरा है स्पेक्यूलेशन, यानी कीमतों के उतार चढ़ाव पर दाव लगाकर मुनाफा कमाने की कोशिश करना। और यहीं पर शायद इकोनॉमिक सर्वे की डेरिवेटिव्स फ्रेंजी वाली चेतावनी रेलेवेंट हो जाती है। हाँ, सर्वे कहता है कि भारत में ज्यादातर लोग हेजिंग के लिए नहीं बल्कि इसी स्पेक्यूलेशन के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में आ रहे हैं, जो एक हाई रिस्क गेम है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इस फ्रेंजी को हम इस चर्चा में बार-बार टच करेंगे, पर पहले डेरिवेटिव्स के टाइप्स को समझते हैं, स्टार्टिंग विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड्स क्या है? ये दो लोगों के बीच का एक प्राइवेट एग्रीमेंट है। मान लीजिए एक किसान और एक बेकरी मालिक आज तय करते हैं कि किसान 3 महीने बाद बेकरी वाले को 100 किलो गेहूं 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचेगा। ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ये पूरी तरह कस्टमाइज्ड होता है, एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता, इसलिए इसे ओवर द काउंटर या ओटीसी कहते हैं। एक मिनट, इसमें तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर 3 महीने बाद गेहूं का भाव 30 रुपए हो गया तो किसान मुकर सकता है। बिल्कुल। और अगर भाव 10 रुपए हो गया तो बेकरी वाला मुकर सकता है। इसे काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं ना? एग्जैक्टली, आपने सबसे बड़ी समस्या पकड़ ली। फॉरवर्ड्स में काउंटर पार्टी रिस्क एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केट को इसे सॉल्व करने के लिए एक बेहतर, ज्यादा सुरक्षित प्रोडक्ट की जरूरत थी। और वो सॉल्यूशन था फ्यूचर्स। एंड दैट्स वेयर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कम इन। तो फ्यूचर्स इस काउंटर पार्टी रिस्क को कैसे सॉल्व करते हैं? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का ही स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। अच्छा। यहाँ दो लोगों के बीच में एक्सचेंज की एक क्लियरिंग हाउस गारंटी के तौर पर खड़ी होती है। वो सुनिश्चित करती है कि कोई भी पार्टी डिफॉल्ट ना कर पाए। इसी वजह से ये हाईली लिक्विड होते हैं और इनमें कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए स्टॉक एक्स की कीमत अभी 100 रुपए है और मुझे लगता है कि ये बढ़ेगी। ठीक है, तो आप स्टॉक एक्स के 100 शेयर्स 3 महीने बाद 100 रुपए के भाव पर खरीदने का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं। अब अगर 3 महीने बाद स्टॉक की कीमत 120 रुपए हो जाती है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो 100 रुपए में ही मिलेगा। अच्छा। आप उसे तुरंत 120 रुपए में बेचकर 20 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा कमा सकती हैं। और अगर कीमत 80 रुपए पर गिर गई तो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे 100 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा। इस स्थिति में आपको 20 रुपए प्रति शेयर का नुकसान होगा। फ्यूचर्स में यही बात है, मुनाफा भी अनलिमिटेड हो सकता है और नुकसान भी। दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ऑब्लिगेटेड हैं, चाहे मार्केट उनके पक्ष में हो या ना हो। तो फ्यूचर्स में नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। ये तो छोटे निवेशक के लिए बहुत डरावना है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे रिस्क को लिमिट किया जा सके? बहुत अच्छा सवाल है और इसी सवाल का जवाब है हमारा अगला डेरिवेटिव, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा। ऑप्शंस में ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी नहीं बल्कि राइट यानी अधिकार होता है। अधिकार, लेकिन मजबूरी नहीं,
ये कैसे काम करता है? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आपको एक तय समय के अंदर एक पहले से तय कीमत पर अंडरलाइंग एसेट खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता। इस अधिकार को खरीदने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। इसके टाइप्स भी होते होंगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस। हाँ, कॉल ऑप्शन आपको खरीदने का अधिकार देता है, राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन आपको बेचने का अधिकार देता है, राइट टू सेल। ऑप्शन बेचने वाले की ऑब्लिगेशन होती है कि अगर खरीदने वाला अपना अधिकार इस्तेमाल करता है तो उसे सौदा पूरा करना होगा। चलिए कॉल ऑप्शन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए स्टॉक वाई की कीमत अभी 150 रुपए है और मुझे पक्का यकीन है कि अगले महीने ये 180 रुपए तक जाएगा। तो आप 160 रुपए की कीमत पर स्टॉक वाई को खरीदने का एक कॉल ऑप्शन ले सकती हैं। मान लीजिए इसके लिए आपने 10 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम दिया। ठीक है। अब अगर स्टॉक सच में 180 रुपए का हो जाता है तो आप अपना अधिकार इस्तेमाल करेंगे। आप उसे 160 रुपए में खरीदेंगी और बाजार में 180 रुपए का बेच देंगी। तो 20 रुपए का सीधा प्रॉफिट। हाँ, 20 रुपए का सीधा मुनाफा, जिसमें से 10 रुपए प्रीमियम घटा दें तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ 10 रुपए प्रति शेयर। और अगर मेरी भविष्यवाणी गलत निकली और स्टॉक 140 पर गिर गया? तो आप बस अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं करेंगी। आखिर कोई 140 रुपए की चीज 160 रुपए में क्यों खरीदेगा? सही बात है। इस केस में आपका नुकसान सिर्फ वो प्रीमियम अमाउंट होगा जो आपने दिया था, यानी 10 रुपए प्रति शेयर। आपका लॉस लिमिटेड है। यही ऑप्शंस की सबसे बड़ी खूबी है। अब समझ आया कि इकोनॉमिक सर्वे की डेरिवेटिव्स फ्रेंजी वाली बात ऑप्शंस के लिए क्यों है, क्योंकि इसमें नुकसान लिमिटेड दिखता है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क ले लेते हैं। बिल्कुल। अब जल्दी से पुट ऑप्शन भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि स्टॉक जी जो अभी 200 रुपए का है वो गिरने वाला है, तो मैं उसे बेचने का अधिकार खरीदूंगी। हाँ, आप 190 रुपए पर स्टॉक जी को बेचने का एक पुट ऑप्शन खरीदेंगी, मान लीजिए 12 रुपए के प्रीमियम पर। ठीक है। अगर स्टॉक सच में गिरकर 160 रुपए का हो जाता है तो आप अपना अधिकार इस्तेमाल करेंगी। आप बाजार से 160 रुपए का खरीदकर कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे 190 रुपए में बेच देंगी। तो 30 रुपए का मुनाफा। 30 रुपए का मुनाफा, जिसमें से 12 रुपए प्रीमियम गया, तो नेट प्रॉफिट 18 रुपए प्रति शेयर। और अगर स्टॉक बढ़ गया तो? और अगर स्टॉक बढ़कर 210 रुपए का हो गया तो आप अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं करेंगी और आपका नुकसान सिर्फ 12 रुपए के प्रीमियम तक सीमित रहेगा। ठीक है, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तो समझ आ गए। अब ये स्वैप्स क्या चीजें हैं? स्वैप्स में दो पार्टीज भविष्य के कैश फ्लोज को आपस में बदलने का अग्रीमेंट करती हैं। सबसे कॉमन है इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप? हाँ, जहां एक पार्टी फिक्स्ड ब्याज दर को दूसरी पार्टी की फ्लोटिंग ब्याज दर से एक्सचेंज करती है। इसी तरह करेंसी स्वैप में अलग अलग करेंसीज के कैश फ्लोज एक्सचेंज होते हैं। और वारंट्स? वारंट्स काफी हद तक कॉल ऑप्शंस जैसे ही होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जिनकी एक्सपायरी 1 साल से भी ज्यादा हो सकती है। इन्हें आमतौर पर कंपनियां खुद जारी करती हैं, अक्सर पैसा जुटाने के लिए। तो कुल मिला के इन सभी डेरिवेटिव्स के प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं? जैसा हमने शुरू में बात की थी, हेजिंग, स्पेक्यूलेशन। और तीसरा है आर्बिट्राज। हेजिंग का उदाहरण है एक किसान जो अपनी फसल की गिरती कीमतों से बचने के लिए फ्यूचर्स बेचता है। स्पेक्यूलेशन का उदाहरण है एक ट्रेडर जो स्टॉक बढ़ने की उम्मीद में कॉल ऑप्शन खरीदता है। और आर्बिट्राज का मतलब है दो अलग अलग बाजारों में एक ही चीज की कीमत के अंतर का फायदा उठाना। और इनके फायदे और नुकसान क्या है? सबसे बड़ा फायदा है लेवरेज, यानी कम पैसे लगाकर एक बड़ी पोजीशन को कंट्रोल करना। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा है लिक्विडिटी, यानी इन्हें आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है। और रिस्क्स? लेवरेज तो दोधारी तलवार है। बिल्कुल। लेवरेज रिस्क का मतलब है कि अगर मुनाफा कई गुना हो सकता है तो नुकसान भी कई गुना हो सकता है। सही है। ओटीसी डेरिवेटिव्स में काउंटर पार्टी रिस्क होता है। और मार्केट रिस्क तो है ही कि अंडरलाइंग एसेट की कीमत आपके अनुमान के खिलाफ जा सकती है। या मैं फिर से इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का वो पॉइंट लाना चाहूंगी। सर्वे नोट करता है कि भारतीयों की सेविंग्स अब एफडीज और गोल्ड से निकलकर इक्विटीज की तरफ आ रही हैं, जो अच्छी बात है। हाँ, ये तो पॉजिटिव ट्रेंड है। पर चिंता ये है कि डेरिवेटिव्स फ्रेंजी इस कैपिटल को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे आईपीओज या इंफ्रास्ट्रक्चर से निकालकर अनप्रोडक्टिव स्पेक्यूलेशन यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ ले जा रही है। What's fascinating here is ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के दो पहलुओं को दिखाता है। एक तरफ बाजार में भागीदारी बढ़ रही है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये भागीदारी बिना समझे बूझे स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज में हो तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इकोनॉमी दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेड कहाँ होते हैं? भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एनसीडीईएक्स जैसे प्रमुख एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। डेरिवेटिव्स जैसे गोल्ड, क्रूड ऑयल और करेंसी डेरिवेटिव्स जैसे यूएसडी, आईएनआर, ये सब शामिल है। कोई रियल वर्ल्ड इंडियन एग्जांपल दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक ट्रेडर निफ्टी 50 फ्यूचर्स 18,000 रुपए पर खरीदता है, ये उम्मीद करते हुए कि इंडेक्स बढ़ेगा। अगर इंडेक्स बढ़कर 18,500 रुपए हो जाता है तो उसे मुनाफा होता है। और ऑप्शन का? या फिर कोई निवेशक रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉल ऑप्शन खरीदता है, ये सोचते हुए कि स्टॉक का दाम बढ़ेगा। और इन सब पर नजर कौन रखता है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी रेगुलेट करता है। ओके। पहले कमोडिटीज के लिए फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन एफएमसी हुआ करती थी, लेकिन अब उसका सेबी में विलय हो गया, तो सेबी ही सबका रेगुलेटर है। चलिए अब कमोडिटी एक्सचेंजेस जैसे एमसीएक्स और एनसीडेक्स पर फोकस करते हैं। किसानों के लिए इनकी क्या अहमियत है? ये एक्सचेंजेस किसानों, व्यापारियों और हेजर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो
कमोडिटीज की ट्रेडिंग कर सकें। ये प्राइस डिस्कवरी यानी सही भाव तय करने में और रिस्क मैनेजमेंट में बहुत मदद करते हैं। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में कुछ और बताइए। MCX भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। इसका फोकस मुख्य रूप से सोना, चांदी, कच्चे तेल जैसी नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर है। हालांकि कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हैं। यहाँ फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ट्रेड होते हैं। और NCDEX का फोकस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर ज्यादा है। हाँ, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी NCDEX मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, दालें और मसालों जैसी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर फोकस करता है। अच्छा, जैसे एक सरसों का किसान अपनी फसल को संभावित गिरावट से बचाने के लिए NCDEX पर पुट ऑप्शन खरीद सकता है। तो एक किसान के लिए ये प्रोसेस असल में काम कैसे करती है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। EX पर अपनी गेहूं का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेच सकता है। तो इससे उसकी कीमत लॉक हो जाती है। हाँ, उसकी कीमत लॉक हो जाती है। अब चाहे बाजार में भाव कितना भी गिर जाए, उसे कॉन्ट्रैक्ट वाला फिक्स्ड प्राइस मिलेगा। दूसरा, प्राइस डिस्कवरी, उसे अपनी फसल का सही दाम कैसे पता चलेगा? वो NCDEX पर रियल टाइम सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चल रहे भाव देख सकता है। इससे उसे पता चल जाता है कि अपनी फसल को तुरंत बेचना फायदेमंद है या फ्यूचर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट करना। इससे वो स्थानीय बिचौलियों की मनमानी से बच जाता है। बिल्कुल, और इससे उसकी पहुंच भी एक बड़े बाजार तक हो जाती है। एक्सेस टू अ ब्रॉडर मार्केट। सही है। एक दूर दराज के गांव का किसान भी NCDEX के जरिए देश के किसी भी कोने में बैठे खरीदार को अपनी उपज बेच सकता है। और ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आखिर में ऑप्शंस का इस्तेमाल। किसान पुट ऑप्शन खरीदकर अपने लिए एक मिनिमम सेलिंग प्राइस गारंटी कर सकता है, लेकिन अगर भाव बढ़ गया तो उसे उस बढ़ी हुई कीमत का फायदा उठाने का रास्ता भी खुला रहता है। तो हमने देखा कि कैसे कंपनीज और इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके रिस्क मैनेज करते हैं या स्पेक्युलेट करते हैं। लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर यानी सरकार जब रिस्क मैनेज करती है या उसे पैसे की जरूरत होती है तो वो G-SEC की दुनिया में कदम रखती है। ये डेरिवेटिव्स जितने फैंसी नहीं है, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी की नींव है। बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। चलिए अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को समझते हैं। लेकिन G-SEC से पहले बॉन्ड क्या है? हाँ, पहले ये समझते हैं। अ बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का लोन। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उसे जारी करने वाले इशुअर को पैसा उधार देते हैं। ठीक है। इशुअर वादा करता है कि वो आपको एक तय समय तक ब्याज देगा और समय पूरा होने पर आपका मूलधन लौटा देगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या G-SEC का मतलब हुआ वो बॉन्ड जो सरकार जारी करती है। एकदम सही। G-SEC केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। ये सरकार की उधारी का प्रमाण है। इन्हें रिस्क फ्री या गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। पर क्या ये सच में रिस्क फ्री है? अगर इन्फ्लेशन 7% है और बॉन्ड मुझे 6% रिटर्न दे रहा है, तो टेक्निकली तो मेरे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। इज दैट नॉट अ रिस्क? बेहतरीन सवाल। जब हम रिस्क फ्री कहते हैं तो हमारा मतलब डिफॉल्ट रिस्क से होता है। मतलब सरकार अपना वादा निभाने से मुकर जाएगी, इसका रिस्क लगभग शून्य है। अच्छा, डिफॉल्ट रिस्क। लेकिन आपने जिस रिस्क की बात की उसे इन्फ्लेशन रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं और वो G-SEC में भी मौजूद होता है। ठीक है, तो G-SEC कितने तरह के होते हैं? इन्हें मोटे तौर पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में आते हैं ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। टी बिल्स ये 91, 182 और 364 दिनों के लिए जारी होते हैं। इन पर ब्याज नहीं मिलता। इन्हें डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और फेस वैल्यू पर रिडीम किया जाता है। जैसे 100 रुपए का टी बिल आपको 98 रुपए 20% में मिलेगा और मैच्योरिटी पर 100 रुपए वापस मिलेंगे। और टी बिल्स के अलावा 91 दिनों से भी कम की जरूरत के लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स CMBs हैं, जो 2010 में शुरू हुए। ओके। और फिर हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जिन्हें डेटेड G-SEC कहते हैं। इनकी मैच्योरिटी 5 से 40 साल तक हो सकती है और इन पर हर 6 महीने में ब्याज मिलता है। डेटेड G-SEC में भी काफी वैरायटी लगती है। हाँ, सरकार ने जरूरत के हिसाब से कई तरह के बॉन्ड्स बनाए हैं। सबसे कॉमन है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, जिनका ब्याज दर पूरी अवधि के लिए फिक्स्ड रहता है। ठीक है। फिर हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स FRBs, जिनकी ब्याज दर समय समय पर बदलती रहती है। और कुछ जीरो कूपन बॉन्ड्स भी होते हैं। हाँ, जीरो कूपन बॉन्ड्स टी बिल्स की तरह ही डिस्काउंट पर जारी होते हैं, पर इनकी मैच्योरिटी लंबी होती है। फिर आते हैं इन्फ्लेशन से बचाने वाले बॉन्ड्स। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स में आपका प्रिंसिपल अमाउंट इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होता है और इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स IIBs में तो प्रिंसिपल और ब्याज दोनों ही इन्फ्लेशन से जुड़े होते हैं। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। कॉल पुट ऑप्शंस वाले बॉन्ड्स भी हैं। हाँ, कुछ बॉन्ड्स में इशूअर मतलब सरकार के पास कॉल ऑप्शन यानी मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड वापस खरीदने का अधिकार होता है। और इन्वेस्टर के पास या इन्वेस्टर के पास पुट ऑप्शन यानी मैच्योरिटी से पहले बेचने का अधिकार होता है। और भी कोई खास तरह के G-SECs? बिल्कुल, स्पेशल सिक्योरिटीज हैं जो सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडीज के बदले कैश की जगह इशू करती है। फिर स्ट्रिप्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचिए, आपने एक आम का पेड़ खरीदा है जिससे आपको 10 साल तक फल यानी इंटरेस्ट मिलेंगे। ठीक है। और 10 साल बाद आप पेड़ की लकड़ी यानी प्रिंसिपल भी बेच सकते हैं। STRIPS आपको यह फैसिलिटी देता है कि आप फल पाने का अधिकार किसी और को बेच दें और लकड़ी का अधिकार किसी तीसरे को। वाह। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये तो काफी पॉपुलर है। हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGVs सोने के ग्राम में होते हैं।
आपको सोने की बढ़ती कीमत का फायदा तो मिलता ही है, साथ में 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है। अच्छा। और आखिर में है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs, जो राज्य सरकारें अपने खर्चों के लिए जारी करती हैं। अच्छा, तो ये G-Secs इशू कैसे होते हैं? ये नीलामी कौन करवाता है? इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-कुबेर पर ऑक्शंस के जरिए इशू करता है। इसमें बड़े प्लेयर्स जैसे कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स और इंश्योरेंस कंपनीज हिस्सा लेते हैं। और मेरे आप जैसे आम निवेशक, हाँ। क्या हम भी सीधे सरकार से ये बॉन्ड्स खरीद सकते हैं? पहले ये मुश्किल था और प्राइमरी डीलर्स के जरिए ही संभव था, लेकिन 2021 में RBI ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की, जो एक गेम चेंजर है। अच्छा, ये क्या है? इस स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर RBI के साथ एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी RDG अकाउंट खोलकर सीधे प्राइमरी ऑक्शंस में बोली लगा सकता है और G-Secs खरीद बेच सकता है। और सेकेंडरी मार्केट में इनकी ट्रेडिंग कैसे होती है? सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के मुख्य रूप से 4 चैनल्स हैं। सबसे बड़ा है NDS-OM, जो RBI का अनोनिमस ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके अलावा ओवर द काउंटर यानी OTC मार्केट है, जहां पार्टीज आपस में नेगोशिएट करती हैं। और स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NSE और BSE पर भी G-Secs ट्रेड होते हैं। इस G-Sec मार्केट में मेजर प्लेयर्स कौन-कौन हैं? इसमें सबसे बड़ा रोल कमर्शियल बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स का है। इनके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs को भी एक लिमिट तक निवेश करने की अनुमति है। इतने सारे प्लेयर्स और लाखों करोड़ों के सौदे, इनकी सेटलमेंट और क्लियरिंग में तो गड़बड़ी का बहुत रिस्क होगा। इसे कौन मैनेज करता है? दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CCIL का रोल आता है। CCIL? CCIL सभी G-Sec ट्रांजैक्शंस के लिए एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के रूप में काम करता है। मतलब वो हर सौदे में खरीदार के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए खरीदार बन जाता है। अच्छा, तो वो गारंटी लेता है? हाँ, इससे अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट भी कर जाए तो CCIL अपने सेटलमेंट गारंटी फंड से सौदे को पूरा करवाने की गारंटी देता है। ये मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। FBIL और FMMDA। सबसे पहले फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी FBIL की बात करते हैं। जहां तक मुझे याद है, इसकी स्थापना बेंचमार्क सेटिंग में पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी, खासतौर पर लिबोर जैसे अंतर्राष्ट्रीय घोटालों के बाद। क्या ये सही संदर्भ है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। FBIL की कहानी उसी पृष्ठभूमि से शुरू होती है। इसे 9 दिसंबर 2014 को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया गया। अच्छा। फिर 2 जुलाई 2015 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे एक स्वतंत्र बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मान्यता दी। और आपकी बात सही है, दुनिया भर में जब ब्याज दरों को तय करने में धांधली के आरोप लगे, तो भारत में भी एक ऐसी निष्पक्ष संस्था की जरूरत महसूस हुई। और इसका मुख्य काम क्या है? मतलब ये ठीक करता क्या है? इसका मुख्य काम है फाइनेंशियल मार्केट बेंचमार्क्स का प्रशासन करना। एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ, सरल शब्दों में कहें तो बाजार में जो अलग अलग ब्याज दरें या करेंसी एक्सचेंज रेट्स होती हैं, उनके लिए एक मानक तय करना। ओके। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिन्हें हम G-Secs कहते हैं, उनसे जुड़े बेंचमार्क्स का वैल्यूएशन करना भी शामिल है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि 2018 से पहले ये जिम्मेदारी FIMDA के पास थी। अच्छा, पहले FIMDA के पास थी। जी, जिसे बाद में FBIL को सौंप दिया गया ताकि हितों का टकराव ना हो। ये तो एक बड़ा बदलाव था। तो FBIL को बनाने के पीछे कौन सी संस्थाएं थी? इसे 3 प्रमुख संस्थाओं ने मिलकर प्रमोट किया है। पहली, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FIMDA, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बिल्कुल। दूसरी, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FEDI, और तीसरी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA। इसके कामों को अगर हम पॉइंट्स में समझें तो पहला है इंडियन इंटरेस्ट रेट और फॉरेन एक्सचेंज बेंचमार्क्स का प्रशासन करना। ठीक है। दूसरा, इन बेंचमार्क्स के लिए नीतियां लागू करना, जिसमें ये भी शामिल है कि अगर कोई बेंचमार्क बंद हो रहा है तो उसकी जगह नए बेंचमार्क पर कैसे ट्रांजिशन किया जाएगा। तीसरा, समय समय पर बेंचमार्क्स की समीक्षा करना ताकि वे अर्थव्यवस्था की असलियत को दर्शाते रहें। सही। और चौथा, बाजार की स्थितियों के अनुसार ये आकलन करना कि क्या हमें किसी नए बेंचमार्क की जरूरत है। ठीक है, तो FBI एक स्वतंत्र रेफरी की तरह है जो सुनिश्चित करता है कि दरें निष्पक्ष रूप से तय हों। अब आते हैं FIMDA पर, जिसका पूरा नाम है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका क्या किरदार है? FIMDA की स्थापना FBI से काफी पहले 3 जून 1998 को कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के तहत हुई थी। ये मूलतः आप कह सकती हैं बाजार में काम करने वालों का एक संघ है, एक एसोसिएशन। हाँ, इसकी सदस्यता में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियों जैसे कई संस्थागत सदस्य शामिल हैं। एक संघ के तौर पर इसके मुख्य काम क्या हैं? इसके कई महत्वपूर्ण किरदार हैं। सबसे पहला तो ये कि ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रेगुलेटर्स जैसे RBI और SEBI के बीच एक पुल का काम करता है, एक इंटरफेस की तरह। बिल्कुल। दूसरा, ये बॉन्ड, मनी और डेरिवेटिव्स मार्केट्स के लिए सबसे अच्छी प्रथाओं यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस को विकसित करता है ताकि बाजार में कुशलता और मानकीकरण आए।
तीसरा, बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने में भी इसकी अहम भूमिका है। और आखिर में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज समेत सभी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर जरूरी जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराता है। तो जहां FBIL दरें तय करने का काम करता है, वहीं FIMDA बाजार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ये अंतर स्पष्ट हुआ, एक नियम तय करता है और दूसरा उन नियमों के तहत बाजार को बेहतर बनाने का काम करता है। चलिए अब उन अलग अलग साधनों की बात करते हैं जिनमें पैसा निवेश किया जाता है। यहाँ से चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हेज फंड्स की, जिनका नाम सुनते ही बड़े जोखिम और बड़े मुनाफे की तस्वीर सामने आती है। ये होते क्या हैं? बिल्कुल, हेज फंड्स असल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। ये आम जनता के लिए नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे निवेशक जिनकी अच्छी खासी संपत्ति और आय हो, या फिर संस्थागत निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, और इसके लिए ये काफी जटिल रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। जटिल रणनीतियां जैसे कि लेवरेज और शॉर्ट सेलिंग, क्या आप इन्हें सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। लेवरेज का मतलब है उधार के पैसे से निवेश करना ताकि मुनाफा कई गुना बढ़ाया जा सके। लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही बढ़ जाता है। बिल्कुल, अगर बाजी उल्टी पड़ी तो नुकसान भी कई गुना होता है। वहीं शॉर्ट सेलिंग में निवेशक किसी शेयर के दाम गिरने पर दांव लगाता है। वो शेयर उधार लेकर बेचता है और बाद में दाम गिरने पर उसे खरीद कर वापस कर देता है और बीच का मुनाफा कमाता है। अच्छा, इसका एक जाना माना उदाहरण है जो सार्वजनिक और निजी कंपनियों में निवेश के लिए ऐसी ही रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। तो अगर हेज फंड्स ऊंचे जोखिम और ऊंचे मुनाफे वाले कम नियमों में बंधे हुए फंड हैं, तो म्यूचुअल फंड्स इनसे कैसे अलग हैं? ये तो आम निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आपने सही कहा, म्यूचुअल फंड्स एक तरह से हेज फंड्स के बिल्कुल विपरीत है। ये कई छोटे बड़े निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके एक पूल बनाते हैं। हाँ, एक पूल बनाकर उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। इनका प्रबंधन पेशेवर पोर्टफोलियो मैनेजर्स करते हैं। भारत में HDFC म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स जैसी कई तरह की स्कीम्स पेश करते हैं जो अलग अलग जोखिम उठाने की क्षमता वाले निवेशकों के लिए होती हैं। और सबसे जरूरी बात, इन्हें रेगुलेट कौन करता है? इन्हें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी कड़े नियमों के तहत रेगुलेट करता है। इसका मकसद पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। म्यूचुअल फंड्स भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहले हैं ओपन एंडेड फंड्स, जिनमें निवेशक कभी भी पैसा डाल और निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी यूनिट्स खरीद या बेच सकते हैं। हाँ। इनकी कीमत नेट एसेट वैल्यू यानी NAV पर आधारित होती है, जो रोज बदलती है। HDFC इक्विटी फंड इसका एक अच्छा उदाहरण है। और दूसरी तरह के फंड? दूसरे हैं क्लोज्ड एंडेड फंड्स। ये फंड्स सिर्फ न्यू फंड ऑफर यानी NFO के दौरान ही अपनी यूनिट्स जारी करते हैं। एक बार NFO बंद हो गया तो उसके बाद इन यूनिट्स को सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पर ही खरीदा बेचा जा सकता है। ठीक, किसी कंपनी के शेयर की तरह। एग्जैक्टली। ICICI प्रूडेंशियल फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान इसका एक उदाहरण है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा एक और चीज काफी लोकप्रिय हो रही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs। ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग हैं? ETFs की खासियत ये है कि वे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों के गुण लिए हुए हैं। ये ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं जो किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या किसी कमोडिटी जैसे सोना के प्रदर्शन को ट्रैक करती हैं। अच्छा। और चूंकि ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर दिन भर ट्रेड होते हैं तो इनमें लिक्विडिटी और ट्रेडिंग की बहुत सहूलियत होती है। निफ्टी 20 भारत में इसका एक क्लासिक उदाहरण है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। और इनका सबसे बड़ा फायदा? इनका सबसे बड़ा फायदा है इनके कम खर्चे यानी लो एक्सपेंस रेशियोज और किसी भी एसेट क्लास में आसानी से निवेश करने की सुविधा। उसी से जुड़ा एक और शब्द है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, CIS। ये क्या है? CIS भी निवेश की ऐसी योजनाएं हैं जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती हैं, लेकिन ये खास तौर पे ऐसे एसेट्स में निवेश के लिए बनाई जाती हैं जहां कई निवेशकों के लिए सीधे तौर पर निवेश करना मुश्किल हो। जैसे कि? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी व्यावसायिक संपत्ति या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। एक अकेला छोटा निवेशक उसमें पैसा नहीं लगा सकता। CIS ऐसी ही सामूहिक निवेश की अपॉर्चुनिटीज के लिए डिजाइन की जाती हैं। ये दिलचस्प है। अब कुछ और खास तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स पर आते हैं, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी REITs। ये कैसे काम करते हैं? REITs जैसा कि नाम से ही जाहिर है रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों से पैसा लेकर बड़े बड़े ऑफिस पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स या गोदामों जैसी संपत्तियों को खरीदते या मैनेज करते हैं। और फिर उनसे रिटर्न कमाते हैं। हाँ, इन संपत्तियों से मिलने वाले किराए यानी रेंटल इनकम और संपत्ति की कीमत बढ़ने यानी कैपिटल अप्रिसिएशन के जरिए मुनाफा कमाते हैं। भारत में एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
और इन्हें भी सेबी ही रेगुलेट करता है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स की तरह इन्हें भी सेबी ही रेगुलेट करता है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। RITs का प्रदर्शन सीधे तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर की सेहत से जुड़ा होता है। अगर रियल एस्टेट बाजार में मंदी आती है तो रेंटल इनकम घट सकती है और संपत्ति की कीमत भी कम हो सकती है, जिसका सीधा असर निवेशक के रिटर्न पर पड़ता है। मतलब सेक्टोरल रिस्क ज्यादा होता है। बिल्कुल, इसमें सेक्टोरल रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सोशल वेंचर फंड। ये नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये समाज सेवा और निवेश का मिश्रण है। बिल्कुल, ये निवेश के पारंपरिक विचार को चुनौती देता है कि मुनाफे के लिए सामाजिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना पड़ता है। सोशल वेंचर फंड्स ऐसे प्रोजेक्ट्स या बिजनेसेस को समर्थन देने के लिए बनाए गए हैं जो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का लक्ष्य रखते हैं और साथ ही फाइनेंशियल रिटर्न भी पैदा करते हैं। सही कहा, इनका मुख्य ध्यान सोशल इम्पैक्ट बनाने पर होता है। भारत में नेशनल इनोवेशन काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए इन्हें बढ़ावा दिया है। इनका उद्देश्य है वित्तीय मुनाफा सुनिश्चित करते हुए समाज की बड़ी चुनौतियों का समाधान करना। तो ये सब सुनने के बाद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs की तस्वीर कैसे बनती है? ये क्या इन सभी को अपने दायरे में ले लेते हैं? एक तरह से हाँ, AIFs एक व्यापक श्रेणी है। ये ऐसे प्राइवेटली पूल्ड फंड्स होते हैं जो घरेलू या विदेशी स्रोतों से पूंजी जुटाते हैं। ये वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स या फिर कंपनीज और LLPs के रूप में हो सकते हैं। ये पारंपरिक निवेश जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स से हटकर दूसरी जगहों पर निवेश करते हैं। द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश पर केंद्रित है, एक कैटेगरी 1 AIF का अच्छा उदाहरण है। और इनकी कैटेगरीज का आधार क्या है? AIFs को सेबी ने उनकी निवेश रणनीति और जोखिम के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा है। कैटेगरी 1 को आप बीज बोने जैसा समझ सकते हैं। ये स्टार्टअप्स, सोशल वेंचर फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में पैसा लगाते हैं, जहां से देश की अर्थव्यवस्था को और समाज को फायदा हो। और सरकार इन्हें प्रोत्साहित भी करती है। बिल्कुल। कैटेगरी 2 बीज की फसल की तरह है, जो पहले से स्थापित कंपनियों को और बड़ा बनाने में मदद करती है, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स। और कैटेगरी 3 में हेज फंड्स आते हैं, जो बहुत तेजी से और कम समय में मुनाफा कमाने वाली रणनीतियों पर केंद्रित होते हैं। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। हमने अभी तक निजी और संस्थागत निवेशकों की बात की, लेकिन जब सरकार खुद एक बहुत बड़ी निवेशक बन जाती है तब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यहीं पर सॉवरेन वेल्थ फंड यानी SWF का विचार सामने आता है। एकदम सही। सॉवरेन वेल्थ फंड्स सरकार के स्वामित्व वाले इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। ये देश के अतिरिक्त सरकारी भंडार, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार, को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एसेट्स में निवेश करते हैं। इसका मकसद देश के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना होता है। हाँ, भारत का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड NIIF एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जो भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन जुटाने पर केंद्रित है। इनकी कुछ खास विशेषताएं भी होंगी? हाँ, सैंटियागो प्रिंसिपल्स के अनुसार एक SWF की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली, ये सरकार के स्वामित्व में होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। दूसरी, ये विदेशी वित्तीय संपत्तियों में निवेश करता है। और तीसरी, ये सिर्फ वित्तीय उद्देश्यों के लिए काम करता है और देश की आय के स्रोतों में विविधता लाने का लक्ष्य रखता है, न कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। आपने सैंटियागो प्रिंसिपल्स का जिक्र किया, ये क्या है? ये 24 स्वैच्छिक सिद्धांतों का एक समूह है। अच्छा। इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया भर के बड़े-बड़े SWFs में पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और समझदारी भरी निवेश प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। अच्छा। यह सुनिश्चित करता है कि ये शक्तिशाली सरकारी फंड वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता ना पैदा करें। अब बताइए कि लिक्विड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs क्या है? ये एक तरह के हाइब्रिड फंड है। ये काम तो हेज फंड्स की तरह ही करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के नियमों के तहत रेगुलेट होते हैं। अच्छा, तो ये रेगुलेटेड हेज फंड्स हुए? हाँ, एक तरह से। इनका लक्ष्य होता है हेज फंड जैसी रणनीतियों को बनाए रखते हुए निवेशकों को ज्यादा लिक्विडिटी यानी खरीदने बेचने की ज्यादा आजादी देना। ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड इसका एक उदाहरण है। और आजकल ESG फंड्स की बहुत चर्चा होती है, ये निवेश का भविष्य माना जा रहा है। हाँ, ESG फंड्स उन कंपनियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी ESG के मानदंडों पर खरा उतरती हैं। मतलब ये सिर्फ मुनाफा नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। इनका उद्देश्य उन कंपनियों में निवेश करना है जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हों, सामाजिक रूप से समावेशी हों और जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI मैग्नम ESG फंड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये एक तरह से जिम्मेदार निवेश या रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग है। बिल्कुल। ये फंड उन निवेशकों को आकर्षित करते हैं जो अपने निवेश को अपने मूल्यों के साथ जोड़ना चाहते हैं। वे वित्तीय मुनाफे के साथ साथ समाज को भी फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और भारत में इसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? भारत में ESG को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BSRR, जो भारत की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचा है।
इसके अलावा BSRR कोर है। जो और भी ज्यादा डिटेल्ड जानकारी मांगता है। हाँ, जो कंपनियों को अपनी वैल्यू चेन्स के बारे में और भी विस्तृत जानकारी देने के लिए अनिवार्य करता है, ताकि ग्रीन वॉशिंग यानी सिर्फ पर्यावरण हितैषी होने का दिखावा करने से बचा जा सके। अब जरा म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी इनविट्स के बीच के अंतर को और साफ करते हैं। इनविट्स का जिक्र यूपीएससी 2023 की परीक्षा में भी आया था। ये एक बहुत जरूरी तुलना है, चलिए इसे बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले मतलब को देखें। म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कई लोगों से पैसा लेकर सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक्स या बॉन्ड्स में निवेश करती है। ठीक है। वहीं रीट या इनविट एक ऐसा फंड है जो निवेशकों को सीधे तौर पर रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में छोटे-छोटे हिस्सों में निवेश करने का मौका देता है। यानी एक में आप कंपनी के शेयरों में पैसा लगा रहे हैं और दूसरे में सीधे किसी ऑफिस बिल्डिंग या हाईवे जैसी भौतिक संपत्ति में। बिल्कुल, इसी से दूसरा अंतर निकलता है। म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड कंपनियों की सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, जबकि रीट्स इनविट्स असल में आय पैदा करने वाली रियल एस्टेट संपत्ति या इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के पास सिक्योरिटीज होती हैं और रीट्स इनविट्स के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। सही। निवेश की अवधि और उससे बाहर निकलने की रणनीति में क्या फर्क है? ये भी एक बड़ा अंतर है। म्यूचुअल फंड्स में लगातार खरीद बिक्री चलती रहती है और ये तुलनात्मक रूप से कम अवधि के लिए होता है, जबकि रीट्स इनविट्स में निवेश लंबी अवधि के लिए होता है, जैसे 10-15 साल। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनने में वक्त लगता है। बिल्कुल। और एग्जिट की बात करें तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स को कभी भी रिडीम किया जा सकता है, जबकि रीट्स इनविट्स में जब तक स्कीम एक्टिव है आप अपनी यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड वैल्यू पर बेच सकते हैं। आखिर में डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये कंपनियों के लिए सीमाओं के पार जाकर पैसा जुटाने का एक तरीका है ना? एकदम सही। डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स ऐसे नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी विदेशी देश में जारी किए जाते हैं। ये उन निवेशकों को किसी दूसरे देश के बाजार में हिस्सा लेने का एक तरीका देते हैं जो शायद सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर पाते। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट IDR और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट ADR में क्या मुख्य फर्क है? चलिए इन्हें कुछ मापदंडों पर तुलना करके समझते हैं। पहला है निगोशिएबिलिटी, यानी इन्हें कहाँ खरीदा बेचा जा सकता है। GDR पूरी दुनिया में निगोशिएबल है और IDR? IDR सिर्फ भारत में निगोशिएबल है और ADR एक अमेरिकी बैंक द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट है जो किसी विदेशी कंपनी के शेयरों को दर्शाता है और सिर्फ अमेरिका में US डॉलर्स में ट्रेड होता है। और ये जारी कहाँ होते हैं और इनका उद्देश्य क्या है? GDR आमतौर पर यूरोपियन देशों में जारी होता है और इसका उद्देश्य कंपनियों को दुनिया भर से संसाधन जुटाने में मदद करना है। IDR भारत में जारी होता है और ये विदेशी कंपनियों को भारत के बाजार से पूंजी जुटाने में मदद करता है। और ADR अमेरिकी निवेशकों के लिए? हाँ, ADR अमेरिका में जारी होता है और अमेरिकी निवेशकों को विदेशी शेयरों में निवेश का एक आसान तरीका देता है। और ये लिस्टेड कहाँ होते हैं? GDR आमतौर पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है और इसके लिए भारत समेत दुनिया भर की कंपनियां अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा। IDR भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर लिस्टेड होता है और इसके लिए विदेशी कंपनी अप्लाई करती हैं, भारतीय नहीं। ADR अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है और इसके लिए अमेरिका के बाहर की कंपनियां वहां रजिस्टर हो सकती हैं। हम अक्सर FDI, FPI और FII इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हुए सुनते हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही शानदार टेबल है जो इन्हें ब्रेक डाउन करती है और जो कोर डिफरेंस है वो शायद इंटेंट का है। से शुरू करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI तब होता है जब कोई फॉरेन कंपनी किसी दूसरे देश में एक बिजनेस में कंट्रोलिंग ओनरशिप ले लेती है। यहाँ कंट्रोलिंग शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, वो उस बिजनेस को चलाना चाहते हैं। सोर्सेज में भी मेंशन है कि ये कॉन्सेप्ट UPSC एग्जाम्स में 2012 और 2020 में आ चुका है। राइट। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई इंडिया में फैक्ट्री बनाने और चलाने के लिए आ रहा है, वो लंबे समय के लिए यहाँ है। ये FPI और FII से अलग कैसे है? एक नॉन रेजिडेंट होता है जो इंडियन सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या FII जो 2011 के UPSC क्वेश्चन में आया था और अब FPI में ही मर्ज हो गया है, वो एक फॉरेन फर्म है जो स्टॉक मार्केट के जरिए इक्विटी खरीदती है। उनका गोल कंट्रोल करना नहीं है, उनका गोल है फाइनेंशियल रिटर्न। वो स्टॉक मार्केट में आए टूरिस्ट की तरह है। अगर उन्हें अच्छा लगा तो शायद कुछ दिन रुकें, लेकिन वो उतनी ही जल्दी जा भी सकते हैं। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। इस इंटेंट के फर्क का असर इस बात पे भी पड़ता होगा कि वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि FDI फिजिकल एसेट्स में जाता है, जबकि FPI और FFI फाइनेंशियल एसेट्स में है। बिल्कुल, FDI से फैक्ट्रीज बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वो चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं। ये है एक्टिव ओनरशिप और इससे देश पर कोई डेट नहीं बनता। दूसरी तरफ FPI और FII स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं जो कि पेपर एसेट्स हैं। उनकी ओनरशिप पैसिव होती है, वो कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसलिए FDI को कहीं ज्यादा स्टेबल माना जाता है। आप एक $multi-billion कार प्लांट को रातों रात नहीं बेच सकते, लेकिन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो सेकंडों में बिक सकता है। जो हमें कैपिटल के नेचर पर लाता है।
FDI लॉन्ग टर्म होता है, जबकि FPI और FII शॉर्ट टर्म। तो इसका मतलब FPI, FII ज्यादा स्पेक्युलेटिव हुए, राइट? वो मार्केट मूवमेंट्स पर डाउन लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। एम भी अलग है। एफडीआई का उद्देश्य किसी एंटरप्राइज की कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। एफपीआई, एफआईआई का मेन एम है मार्केट में कैपिटल अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। इससे यह भी समझ आता है कि एफडीआई आमतौर पर प्राइमरी मार्केट में क्यों फ्लो करता है, मतलब पैसा सीधे कंपनी को उसके प्रोजेक्ट्स के लिए मिलता है, जबकि एफपीआई, एफआईआई सेकेंडरी मार्केट में ऑपरेट करते हैं, जहां इन्वेस्टर्स सिर्फ आपस में शेयर्स ट्रेड कर रहे होते हैं। तो FDI में कंपनी को ग्रो करने के लिए फ्रेश कैश मिलता है, लेकिन FPI में बस एग्जिस्टिंग शेयर्स की ओनरशिप बदलती है। और मैं देख रही हूँ कि FDI से एग्जिट करना बहुत मुश्किल है, पर FPI, FII से आसान। तो रिटर्न्स के मामले में वो किसके लिए एलिजिबल होते हैं? एक एफडीआई इन्वेस्टर कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा लेता है। एफपीआई और एफआईआई इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन्स के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब सिक्योरिटीज बेचने पर जो प्रॉफिट होता है। लेकिन इन सब डिफरेंसेस के बावजूद एक सिमिलैरिटी याद रखना बहुत जरूरी है। ये तीनों ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी BOP के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, तो अब जब हमें एक क्लियर पिक्चर मिल गई है कि ये क्या है, आइए देखते हैं कि FDI असल में इंडिया में आता कैसे है। सोर्सेज में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और 2 मेन रूट्स का जिक्र है। पहला वाला तो काफी सीधा लगता है, ऑटोमेटिक रूट। जी, ये है भी। ऑटोमेटिक रूट को ज्यादातर सेक्टर्स के लिए डिफॉल्ट पाथ बनाया गया है। आइडिया ये है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना जितना हो सके उतना आसान बनाया जाए। इस रूट के तहत एक फॉरेन इन्वेस्टर को गवर्नमेंट या RBI से प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ये इकोनॉमी में एक तरह का कॉन्फिडेंस दिखाता है। लेकिन फिर गवर्नमेंट रूट भी है, इसकी क्या जरूरत है? ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए है, जहां सरकार एक हद तक कंट्रोल और स्क्रूटनी बनाए रखना चाहती है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सेक्टर्स या वो एरियाज जहां कुछ सोशल कंसिडरेशंस हों। इनके लिए इन्वेस्टर को एक फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये इंडिया का तरीका है इन्वेस्टमेंट को वेलकम करने का और सेंसिटिव एरियाज में कंट्रोल अपने हाथ में रखने का। और ऐसा लगता है कि ये बैलेंस्ड अप्रोच काम कर रहा है। सोर्सेज में FDI फ्लोज पर कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफ्स हैं। पहला ग्राफ राइज इन ग्रॉस FDI इनफ्लोज दिखाता है और नोट करता है कि रिपैट्रिएशन इज अ साइन ऑफ प्रॉफिटेबल एग्जिट्स। इस पर बात करते हैं। रिपैट्रिएशन यानी प्रॉफिट्स को वापस भेजना, इसे अक्सर नेगेटिव तरह से दिखा जाता है। हाँ, दिखा जाता है, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर पाते हैं तो ये ग्लोबल मार्केट को एक पावरफुल मैसेज भेजता है, इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रॉफिटेबल जगह है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। तो हाई इनफ्लोज के साथ रिपैट्रिएशन देखना असल में एक हेल्दी और मैच्योर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का संकेत है। दूसरा ग्राफ FDI का सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन है। ये बहुत फैसिनेटिंग है। सर्विसेज सेक्टर लीड्स FDI इनफ्लोज विद 19.1% शेयर। ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 14.1% पर है और ट्रेडिंग 9.1% पर है। देखिए कि ये टॉप 3 हमें क्या बताते हैं। ये तीनों मिलकर इंडिया की नॉलेज और कंज्यूमर इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। पर जो और भी इंटरेस्टिंग है वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को 7.8% पर देखना। ये ग्रीन एनर्जी की तरफ ग्लोबल पिवट और उस स्पेस में इंडिया के बढ़ते रोल को दिखाता है। ये बताता है कि FDI सिर्फ पुराने पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहा, ये भविष्य की इंडस्ट्रीज को भी फंड कर रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जहां इंडिया इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर रहा है, वहीं कुछ क्लियर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, खासकर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। सोर्सेज में कंट्रीज शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया के लिए बने नियमों को हाईलाइट किया गया है। जी, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉलिसी पॉइंट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ऐसी एंटिटी से आ रहा है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देश में बेस्ड है, उसे गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होती है। सोर्सेज में खासतौर पर मेंशन है कि पाकिस्तान से FDI परमिटेड नहीं है और चाइना और बांग्लादेश जैसे दूसरों के लिए भी सख्त जांच होती है। ये रूल तब भी लागू होता है जब किसी एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी की ओनरशिप इनमें से किसी देश की एंटिटी को ट्रांसफर की जाती है। ये हॉस्टाइल टेकओवर्स या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को रोकने का एक डायरेक्ट उपाय है जो सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। तो एक तरफ ये जरूरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार लेजिटिमेट इन्वेस्टर्स के लिए प्रोसेस को आसान बनाने की भी पूरी कोशिश कर रही है। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल FIFP के बारे में बताइए। FIFP उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक गेम चेंजर है जो गवर्नमेंट रूट के तहत आते हैं। ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जिसे DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, मैनेज करता है। इसमें इन्वेस्टर को एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री भागने की बजाय एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है जो फिर सभी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को भेज दी जाती है। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए है। अब उन स्पेसिफिक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स पर आते हैं जिन्हें कंपनीज FDI पाने के लिए यूज करती हैं। सोर्सेज में UPSC 2021 के रेफरेंस के साथ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या FCCBs का जिक्र है। ये तो हाइब्रिड जैसे लगते हैं। भी एक FCB एक तरह का बॉन्ड है जिसे कोई इंडियन कंपनी फॉरेन करेंसी में इशू करती है। शुरुआत में ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी पैसा उधार ले रही है, लेकिन इन्वेस्टर के पास बाद में इन बॉन्ड्स को कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है। जब वो कन्वर्जन होता है तो वो FDI बन जाता है। ये कंपनीज को दोनों दुनिया के फायदे देता है। डेट के रूप में फॉरेन कैपिटल जिसमें इक्विटी बनने का पोटेंशियल हो। सोर्सेज में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII के जरिए एक और FDI लिंक का भी जिक्र है।
मुझे लगा था हमने FII को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना था, FDI नहीं। ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर कोई FII, जो आमतौर पर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, किसी इंडियन कंपनी में एक सिग्निफिकेंट स्टेक एक्वायर कर लेता है, थ्रेशोल्ड आमतौर पर 10% या उससे ज्यादा माना जाता है, तो उनके इन्वेस्टमेंट के उस हिस्से को FDI के रूप में रिक्लासिफाई किया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि इतने बड़े स्टेक के साथ उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा लॉन्ग टर्म और इन्फ्लुएंशियल दिखने लगता है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ की लाइन को ब्लर कर देता है। इंटरेस्टिंग। और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या GDRs के बारे में क्या, वो इसमें कैसे फिट होते हैं? GDR एक और टूल है इंडियन कंपनीज के लिए ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स तक पहुंचने का। एसेंशियली एक डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स एक बैंक के पास जमा करती है और वो बैंक फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर रिसीट्स यानी GDRs इशू करता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स फिर इन GDRs को सीधे इंडियन मार्केट एक्सेस किए बिना खरीद और बेच सकते हैं। और FCCBs की तरह ही, क्योंकि ये GDRs एक इंडियन कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें FDI के रूप में गिना जा सकता है। हमने कंपनीज की बात की, लेकिन इंडिविजुअल्स का क्या? सोर्सेज में नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल NRE डिपॉजिट्स का जिक्र है। इनका FDI से क्या लिंक है? ये एक इनडायरेक्ट लिंक है। NRE डिपॉजिट्स वो सेविंग्स अकाउंट्स हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs अपनी फॉरेन अर्निंग्स को इंडिया में पार्क करने के लिए रखते हैं। हालांकि ये पैसा ट्रेडिशनल FDI की तरह किसी स्पेसिफिक कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं होता, लेकिन इन डिपॉजिट्स के जरिए जो फंड्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आते हैं, वो देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल ओवरऑल कैपिटल पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हें फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज का एक कंपोनेंट माना जाता है। ठीक है, अब जरा नोगो जोन्स की तरफ चलते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए ये लिस्ट की किन सेक्टर्स में FDI प्रोहिबिटेड है? ये तो प्योर गोल्ड है, ये कौन कौन से हैं? ये लिस्ट बहुत स्पेसिफिक है और इसके पीछे स्ट्रेटेजिक, सोशल और एथिकल कारण है। FDI अलाउड नहीं है एटॉमिक एनर्जी में, जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। फिर सोशल रीजन से लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग भी हैं। लिस्ट में चिट फंड्स और निधि कंपनीज भी हैं ताकि स्मॉल डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। लिस्ट में एग्रीकल्चर और प्लांटेशंस का भी जिक्र है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ये थोड़ा अटपटा लगता है। क्या FDI हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद नहीं करेगा? ये क्लासिक डिबेट है और बहुत अच्छा सवाल है। सरकार का तर्क है कि लाखों छोटे और मार्जिनल किसानों की लाइवलीहुड को बड़े पैमाने की कॉर्पोरेट फार्मिंग से बचाना है, जो फॉरेन प्लेयर्स ला सकते हैं। हालांकि FDI हॉर्टिकल्चर, सीड डेवलपमेंट और टी प्लांटेशंस जैसी अलाइड एक्टिविटीज में अलाउड है। ये एक बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच है। दूसरे प्रोहिबिटेड एरियाज में रियल एस्टेट बिजनेस, मतलब जमीन खरीदना बेचना, और सिगार्स और टोबैको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। ये समझ आता है, ये एक क्लियर बैलेंसिंग एक्ट है। अब सोर्सेज में एक स्पेशल बॉक्स है ट्रांसलेशन बॉन्ड्स नाम के किसी चीज पर। ये कुछ नया लगता है। ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट है। IFSCA, जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स की अथॉरिटी है, उसने इनके लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया है। इन्हें आप ग्रीन बॉन्ड्स का कजन समझ सकते हैं। जहां ग्रीन बॉन्ड्स नए ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, वहीं ट्रांजिशन बॉन्ड्स मौजूदा ब्राउन इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, सीमेंट और केमिकल्स जैसे हार्ड टू अबेट सेक्टर्स को डीकार्बनाइज करने के लिए फंड्स जुटाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को क्लीनर बनने में मदद करने के बारे में है। लेकिन क्या यहाँ ग्रीन वॉशिंग का रिस्क नहीं है, जहाँ कंपनी सिर्फ ग्रीन होने का दिखावा करें? ये प्राइमरी कंसर्न है और फ्रेमवर्क इसे सीधे एड्रेस करता है। इन बॉन्ड्स को इशू करने वाली किसी भी कंपनी को एक क्रेडिबल, साइंस बेस्ड ट्रांजिशन प्लान प्रस्तुत करना होगा, जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स के साथ अलाइंड हो। ये सुनिश्चित करता है कि फंड्स जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज हों, सिर्फ PR के लिए नहीं। ये क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है। न्यूआंस्ड पॉलिसीज की बात करें तो चलिए रिटेल सेक्टर पर आते हैं। यहाँ के नियम काफी कॉम्प्लेक्स लगते हैं। पहला है सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग या SBRT। राइट। एप्पल या IKEA जैसी कंपनीज के बारे में सोचिए। इस पॉलिसी के तहत 100% FDI अलाउड है। मुख्य शर्त यह है कि रिटेलर सिर्फ अपने ही सिंगल ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेच सकता है, और उससे भी जरूरी एक लोकल सोर्सिंग नॉर्म है। उन्हें अपने माल की वैल्यू का 30% इंडिया से खरीदना जरूरी है, हो सके तो MSME से। इससे ये सुनिश्चित होता है कि उनकी एंट्री से लोकल स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो। ओके, तो ये सिंगल ब्रांड के लिए था। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग जैसे वॉलमार्ट या टेस्को सुपरमार्केट के बारे में क्या? ये हमेशा से एक ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। अभी के लिए मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI परमिटेड नहीं है। सरकार ने पहले इसे 51% तक खोला था, पर बहुत ही सख्त शर्तों के साथ, जैसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना और बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करना। वो पॉलिसी मौजूद है, लेकिन इफेक्टिवली होल्ड पर है, जो छोटे लोकल रिटेलर्स पर इसके इम्पैक्ट को लेकर चिंताओं को दिखाता है। ये हमें ई-कॉमर्स पर ले आता है, जिसके अपने अलग नियम हैं। सोर्स एक की डिस्टिंक्शन को हाईलाइट करता है 2022 के UPSC क्वेश्चन के रेफरेंस के साथ। जी, और ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। इंडिया ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% FDI अलाउ करता है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी तरह ऑपरेट करते हैं। वो एसेंशियली टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं जो थर्ड पार्टी सेलर्स को बायर से जोड़ते हैं।
वो बेचे जा रहे हैं, माल के ओनर नहीं होते। और दूसरा मॉडल आना है ताकि बड़े फॉरेन प्लेटफॉर्म्स खुद जायंट रिटेलर्स ना बन जाएं और उन छोटे सेलर्स को खत्म न कर दें जो उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस पॉलिसी को 2018 में वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील के साथ बड़े पैमाने पर टेस्ट किया गया था। बिल्कुल। वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में $16 बिलियन में 77% स्टेक खरीदना एक लैंडमार्क इवेंट था। ये इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर की सबसे बड़ी डील थी और इसने इंडियन मार्केट के मैसिव पोटेंशियल को दिखाया। इसने इन एफडीआई रेगुलेशंस को भी शार्प फोकस मिला दिया, जिससे प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना पड़ा कि उसका बिजनेस स्ट्रक्चर मार्केट प्लेस मॉडल के नियमों के अनुरूप हो। ये बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन रही है। इसे खत्म करने के लिए सोर्सेज में कुछ की फाइनेंशियल टर्म्स दी गई हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। चलिए एक क्विक फायर राउंड करते हैं इन्हें क्लैरिफाई करने के लिए। पहला, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर QFI। QFI फॉरेन इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या एसोसिएशंस के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने की एक कैटेगरी थी। हालांकि ये कैटेगरी FIIs के साथ अब एक सिंगल कैटेगरी में मर्ज कर दी गई है, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया था। अगला, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS। ये सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है। इसे एक लोन या बॉन्ड पर इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझिए। एक बायर सेलर को प्रीमियम पे करता है और अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो सेलर बायर को लॉस का अमाउंट पे करता है। ये क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। काफी सिंपल है। IPO और OFS में क्या फर्क है? IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफर तब होता है जब कोई कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए पहली बार पब्लिक को नए शेयर्स इशू करती है। OFS या ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स या बड़े शेयर होल्डर्स अपने खुद के शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं। OFS में पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाता है, कंपनी को नहीं। समझ गई। चलिए कुछ मार्केट ड्रैगन्स कवर करते हैं। ब्लू चिप कंपनीज। बड़ी, स्टेबल, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जिनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हिस्ट्री हो। किसी भी इंडेक्स के बड़े नामों के बारे में सोचिए। बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट। बुलिश मार्केट वो है जहां प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। बेरिश मार्केट इसका उल्टा है, प्राइसेस गिर रहे हैं और सेंटिमेंट पेसिमिस्टिक है। और सर्किट ब्रेकर। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगर कोई स्टॉक या पूरा मार्केट इंडेक्स बहुत तेजी से गिरता या बढ़ता है तो ट्रेडिंग को कुछ देर के लिए अपने आप रोक दिया जाता है ताकि पैनिक सेलिंग या स्पेकुलेटिव बबल्स को रोका जा सके। ओके, कुछ और। रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है? कोई भी इंडिविजुअल जो किसी इशू में 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करता है, उन्हें स्मॉल नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स माना जाता है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज। ये हाई ग्रेड लो रिस्क बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। इस टर्म का मतलब है कि ये सोने जितने सेफ हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। इसे प्राइस पर शेयर को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। ब्रोकर्स और जॉबर्स में क्या अंतर है? ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं जो कमीशन के लिए दूसरों की तरफ से सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते हैं। जॉबर्स वो ब्रोकर्स होते हैं जो अपने लिए ट्रेड करते हैं, मार्केट को लिक्विडिटी देने के लिए कुछ सिक्योरिटीज में स्पेशलाइज करते हैं। स्क्रिप्ट शेयर या बोनस शेयर। ये फ्री शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, आमतौर पर कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। पेनी स्टॉक्स। ये लो प्राइस्ड हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं छोटी कंपनीज के। ये बहुत रिस्की होते हैं। कर्ब डीलिंग क्या है? ये स्टॉक्स की इनफॉर्मल ट्रेडिंग है जो ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज के बंद होने के बाद होती है। और आखिर में एक टर्म जो UPSC 2023 में आया था, बीटा। बीटा किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी को ओवरऑल मार्केट के मुकाबले मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि स्टॉक मार्केट के साथ चलता है, 1 से ज्यादा का मतलब है कि ये मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है और 1 से कम का मतलब है कि ये कम वॉलेटाइल है। ये रिस्क का एक की मेजर है। शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत ही चर्चित कॉन्सेप्ट से। जी, शॉर्ट सेलिंग से। हाँ, सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग को ही समझते हैं। मेरी हमेशा से ये उत्सुकता रही है कि कोई वो चीज कैसे बेच सकता है जो उसके पास है ही नहीं। यही तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। फाइनेंस की दुनिया में ये कैसे मुमकिन है? देखिए, यही शॉर्ट सेलिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। आप उन सिक्योरिटीज को बेचते हैं जो आपने किसी से उधार ली हैं इस उम्मीद में कि उनकी कीमत गिरेगी। अच्छा। जब कीमत गिर जाती है तो आप उन्हें सस्ते में खरीदकर उधार लौटा देते हैं और वो जो बीच का अंतर है वो आपका मुनाफा होता है। तो ये तो गिरती हुई मार्केट से पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी हुई। जी, बेसिकली ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है और भारत में इसे सेबी रेगुलेट करता है। तो ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजी भारत में कौन इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये सबके लिए खुली है? नहीं, इसमें कुछ नियम हैं। ये 2 तरह के इन्वेस्टर्स के लिए है। ओके। पहले हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हम और आप जैसे आम निवेशक। हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर। इंट्राडे बेसिस मतलब हमें ट्रेडिंग डे खत्म होने से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही होगा, चाहे फायदा हो या नुकसान। अच्छा, और दूसरे कौन है? दूसरे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनियां। इन्हें भी अनुमति है, लेकिन इन्हें अपने प्रोप्राइटरी ट्रेड्स के बारे में डिस्क्लोजर देना होता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो भारत में इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है?
अगर किसी को शॉर्ट सेल करना है तो उसे शेयर्स उधार कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए एक फॉर्मल मैकेनिज्म है। पहला स्टेप है बोरोइंग शेयर्स। ये सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म यानी SLBM के जरिए किया जाता है। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है। जी, स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग के लिए शेयर्स उधार लेते हैं ताकि डिलीवरी ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकें। और दूसरा स्टेप जैसा हमने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बात की, वो है इंट्राडे स्क्वेयरिंग ऑफ, यानी दिन के अंत तक अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करना। ठीक है, क्या इस पर कुछ पाबंदियां भी हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो? हाँ बिल्कुल, 2 मुख्य रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है वो? पहली, नेकेड शॉर्ट सेलिंग पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बिना शेयर्स बोरो किए या बोरो करने का अरेंजमेंट किए शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। राइट। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन? दूसरा ये कि सभी शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटीज सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के बनाए गए नियमों के दायरे में ही होनी चाहिए। ओके, दैट मेक्स सेंस। तो शॉर्ट सेलिंग के ठीक उलट है लॉन्ग सेलिंग। ये तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग जैसा लगता है ना? एकदम सही। लॉन्ग सेलिंग में इन्वेस्टर पहले सिक्योरिटीज खरीदता है इस उम्मीद में कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी और उन्हें बेचकर कैपिटल अप्रिसिएशन का लाभ मिलेगा। वही बाय लो सेल हाई वाली क्लासिक स्ट्रेटजी। जी, जिसे ज्यादातर इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। और इसका प्रोसेस तो काफी सीधा साधा होगा। हाँ, सोर्स में 3 सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं। 1, आप स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NSE या BSE पर अपने डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके सिक्योरिटीज खरीदते हैं। ठीक है। 2, आप इन सिक्योरिटीज को अपने डीमैट अकाउंट में एक डिजायर्ड पीरियड के लिए होल्ड करते हैं। एंड 3, जब कीमतें आपकी उम्मीद के मुताबिक बढ़ जाती हैं तो आप उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। सोर्स में इसका एक उदाहरण भी दिया गया है। जी, एक सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए एक रिटेल इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स 100 रुपए पर शेयर पर खरीदता है। ओके। कुछ समय बाद जब कीमत बढ़कर 120 रुपए पर शेयर हो जाती है तो वो उन्हें बेच देता है। तो इस तरह उसे सीधे सीधे 20 रुपए पर शेयर का लाभ होता है। इससे जुड़े कुछ कीवर्ड्स भी दिए गए हैं जो इसके नेचर को और क्लियर करते हैं। हाँ, पहला कीवर्ड यही है कि लॉन्ग सेलिंग रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों के लिए एक बहुत ही कॉमन और सीधी सादी स्ट्रैटेजी है। राइट। दूसरा, इसमें इन्वेस्टर्स शेयर्स को अनिश्चित काल तक होल्ड कर सकते हैं जिससे उन्हें डिविडेंड्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों का फायदा मिल सकता है। चलिए अब ट्रेडिंग की एक और परत खोलते हैं और ऑप्शंस पर आते हैं। पहला है एग्जाम्पल ऑफ अ कॉल ऑप्शन। जी, इसे एक सिंपल एनालॉजी से कैसे समझ सकते हैं? कॉल ऑप्शन को आप एक समझिए एडवांस मूवी टिकट की बुकिंग की तरह। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आपने एक छोटा सा प्रीमियम देकर अपनी सीट बुक कर ली है इस उम्मीद में कि मूवी हिट होगी यानी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ गया तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे पहले से तय कम कीमत पर खरीद लेते हैं। अगर प्राइस गिर गया तो आपका नुकसान सिर्फ उस बुकिंग अमाउंट यानी प्रीमियम का होता है। ठीक है, अब सोर्स में दिए गए सिनेरियो से समझते हैं। सिनेरियो ये है, एक ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक Y की कीमत जो अभी 150 रुपए है अगले महीने बढ़ जाएगी। ओके। तो वो स्टॉक Y के 100 शेयर्स खरीदने के लिए एक कॉल ऑप्शन खरीदता है। ये कॉन्ट्रैक्ट उसे 160 रुपए पर शेयर के स्ट्राइक प्राइस पर शेयर खरीदने का अधिकार देता है। और इस अधिकार के लिए वो 10 रुपए पर शेयर का प्रीमियम देता है। करेक्ट। और ये ऑप्शन 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। और इसके 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर कीमत सच में बढ़ गई तो क्या होगा? आउटकम 1, प्राइस इंक्रीज। अगर स्टॉक Y की कीमत 180 रुपए तक बढ़ जाती है तो ट्रेडर अपने ऑप्शन का उपयोग करके 160 रुपए स्ट्राइक प्राइस पर शेयर खरीदेगा, जबकि मार्केट में वो 180 रुपए का है। जी, तो उसे 20 रुपए पर शेयर का सीधा फायदा हुआ। इसमें से 10 रुपए का प्रीमियम घटा दें तो भी उसका नेट प्रॉफिट 10 रुपए पर शेयर होता है। और अगर अंदाजा गलत निकला और कीमत गिर गई? आउटकम 2, प्राइस डिक्रीज। अगर स्टॉक Y की कीमत गिरकर 140 रुपए हो जाती है तो ट्रेडर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। ऑफ कोर्स, भला वो 160 रुपए में क्यों खरीदेगा जब मार्केट में वही शेयर 140 रुपए का मिल रहा है? एग्जैक्टली। इस मामले में उसका नुकसान सिर्फ 10 रुपए पर शेयर का प्रीमियम होगा जो उसने चुकाया था। उसका लॉस लिमिटेड है। अब एग्जाम्पल ऑफ अ पुट ऑप्शन देखते हैं। ये कॉल ऑप्शन का एकदम उल्टा होगा, है ना? बिल्कुल। पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि आप शर्त लगा रहे हैं कि स्टॉक की कीमत गिरेगी। ओके। एक ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक Z की कीमत जो अभी 200 रुपए है अगले महीने गिर जाएगी। तो वो स्टॉक Z के 100 शेयर्स बेचने के लिए एक पुट ऑप्शन खरीदता है। यह उसे 190 रुपए पर शेयर की स्ट्राइक प्राइस पर बेचने का अधिकार देता है, जिसके लिए वो 12 रुपए पर शेयर का प्रीमियम देता है। ठीक है, तो इसके आउटकम्स क्या हैं अगर कीमत सच में गिर जाती है तो? आउटकम 1, प्राइस डिक्रीज। अगर स्टॉक Z की कीमत गिरकर 160 रुपए हो जाती है तो ट्रेडर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा और मार्केट में 160 रुपए के शेयर को 190 यानी स्ट्राइक प्राइस पर बेचेगा। तो उसे 30 रुपए पर शेयर का फायदा हुआ। जी। और 12 रुपए का प्रीमियम घटाने के बाद उसका नेट प्रॉफिट 18 रुपए पर शेयर होगा। और अगर कीमत बढ़ गई तो? आउटकम 2, प्राइस इंक्रीज। अगर स्टॉक Z की कीमत बढ़कर 210 रुपए हो जाती है तो ट्रेडर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि मार्केट में बेचने पर उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। राइट। तो इस केस में उसका नुकसान केवल 12 रुपए के प्रीमियम तक ही सीमित रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये कॉल और पुट ऑप्शंस ट्रेडर्स को मार्केट के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने और अपने रिस्क को मैनेज करने का मौका देते हैं। जी। लेकिन इतनी सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज के बीच
मार्केट में फेयरनेस और डिसिप्लिन कौन बनाए रखता है? यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, भारत के कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस ऑडियो डीप डाइव को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। जी। तो चलिए सेबी पर आते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सेबी की स्थापना 1988 में एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुई थी, यानी इसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी। अच्छा। लेकिन 1992 के बड़े सिक्योरिटी स्कैम के बाद सरकार को महसूस हुआ कि मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक पावरफुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की जरूरत है। एक वॉचडॉग की जरूरत। जी। तब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कानूनी शक्तियां दी गईं। तो सेबी का प्राइमरी मैंडेट क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सेबी का मुख्य काम सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना और इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना है। ओके। इसके फंक्शंस को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं: रेगुलेटरी, प्रिवेंटिव और डेवलपमेंटल। चलिए इन फंक्शंस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या क्या आता है? इसके रेगुलेटरी फंक्शंस में कई चीजें शामिल हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज, जैसे ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब। जी, ताकि वो सही तरीके से काम करें। दूसरा, ये कॉर्पोरेट टेकओवर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को मॉनिटर करता है ताकि शेयर होल्डर्स के साथ कोई धोखा ना हो। सोर्स में एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन। इसका मतलब है कि सेबी अब कंपनियों से सिर्फ फाइनेंशियल हेल्थ ही नहीं बल्कि सोशल हेल्थ रिपोर्ट भी मांग रहा है। एग्जैक्टली। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे सोर्स में यूपीएससी 3525 रेफरेंस दिया गया है। अच्छा। इसके तहत लिस्टेड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR जमा करनी होती है। तो इसमें क्या क्या रिपोर्ट करना होता है? इसमें उन्हें अपनी ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे रिपोर्ट करना होता है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। जी, ये दिखाता है कि अब इन्वेस्टर्स प्रॉफिट के साथ साथ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी महत्व दे रहे हैं। और चौथा फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये सुनिश्चित करना कि कंपनी की गुप्त जानकारी का इस्तेमाल पर्सनल गेन के लिए ना हो। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव फंक्शंस, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बचाव के लिए होंगे। जी, इसमें 2 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जिसके तहत इन्वेस्टर्स के लिए फेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाता है। और दूसरा, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल। अगर किसी इन्वेस्टर को कोई शिकायत है तो उसका समाधान किया जाता है। इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है? हाँ, जिसके लिए स्कोर्स यानी सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। और अंत में डेवलपमेंटल फंक्शंस। इसमें सेबी मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? इसके तहत सेबी फाइनेंशियल मार्केट्स में इनोवेशन को एनकरेज करता है, जैसे नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मंजूरी देना। ये देश भर में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित करता है ताकि इन्वेस्टर्स को उनके अधिकारों और मार्केट की फंक्शनिंग के बारे में शिक्षित किया जा सके। राइट। साथ ही ये म्यूचुअल फंड्स के लिए गाइडलाइंस जारी करता है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। अब सेबी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसे कौन चलाता है? सेबी का नेतृत्व एक चेयरमैन करता है, जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है। सोर्स के अनुसार वर्तमान चेयरमैन श्री तुहिन कंटा पांडे हैं, जिन्होंने 1 मार्च 2025 को पदभार ग्रहण किया। और चेयरमैन अकेले तो सारे फैसले नहीं लेते होंगे, बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या है? नहीं, एक पूरा बोर्ड ऑफ सेबी होता है। इसमें चेयरमैन के अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और RBI से गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अच्छा। और साथ ही कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और फाइनेंस में विशेषज्ञता रखने वाले पब्लिक सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। मतलब एक डाइवर्स बोर्ड होता है। जी, और सेबी के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में रीजनल ऑफिसेज भी हैं। और इसके इंटरनल डिविजन्स किस तरह काम करते हैं? सेबी के अंदर कई डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स हैं जो खास कामों को देखते हैं, जैसे मार्केट रेगुलेशन डिवीजन स्टॉक एक्सचेंजेस को देखता है। ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डिवीजन कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को संभालता है। लीगल अफेयर्स, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस जैसे डिपार्टमेंट्स भी हैं, जो रिसर्च और पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि सेबी मार्केट को ठीक से चलाने के लिए आखिर कौन से की मैकेनिज्म्स और इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल करता है। सेबी ने इन्वेस्टर्स को बचाने और मार्केट को स्मूथली चलाने के लिए कई सारे टूल्स बनाए हैं। जैसे कि सबसे पहले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट रेगुलेशंस। इसमें IPO एंड लिस्टिंग गाइडलाइंस शामिल हैं, जिससे सेबी IPO प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। राइट। साथ ही सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए भी नियम बनाता है। और मार्केट में हो रही गड़बड़ियों पर नजर कैसे रखी जाती है? उसके लिए सर्वेलेंस मैकेनिज्म है। ये स्टॉक एक्सचेंजेस की गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है ताकि सस्पिशियस एक्टिविटीज का पता चल सके। और अगर कोई गड़बड़ी करता पाया गया तो सेबी के पास उन पर जुर्माना लगाने का अधिकार है, चाहे वो मार्केट मैनिपुलेशन हो या इनसाइडर ट्रेडिंग। So if something goes wrong for an investor, what's the safety net? कई सेफ्टी नेट्स हैं। एक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड
IPF। अगर कोई ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाता है तो इस फंड से इन्वेस्टर्स को कॉम्पनसेट किया जाता है। अच्छा। फिर है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल SAT। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जहां आप सेबी के फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जी, इसके अलावा सभी मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है ताकि मार्केट में इंटेग्रिटी बनी रहे। सोर्स में कुछ और स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स भी लिस्ट किए गए हैं। जी, स्कोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में हमने बात की जो शिकायतों के लिए है। सेबी भारत में म्यूचुअल फंड्स की गतिविधियों को भी रेगुलेट करता है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए उनके लिए FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस हैं ताकि देश में इन्वेस्टमेंट आए लेकिन डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी सुरक्षित रहें। व्हाट अबाउट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट लाइक द स्टॉक एक्सचेंजेस देमसेल्व्स? उन्हें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस MIIs कहा जाता है। सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज जैसी संस्थाओं को रेगुलेट करता है ताकि मार्केट की फंक्शनिंग में कोई रुकावट ना आए। ठीक है। ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स के माध्यम से इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। अब सोर्स में दिए गए इन्फोग्राफिक्स पर आते हैं जो कैपिटल मार्केट्स की हालिया परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। जी, पहला इन्फोग्राफिक, परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल मार्केट से की टेकअवेज क्या हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय कैपिटल मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान प्राइमरी मार्केट से 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए, जो पिछले साल से 5% ज्यादा हैं। और डीमैट अकाउंट्स वो भी काफी बड़े हैं। जी, डीमैट अकाउंट्स की संख्या दिसंबर 2024 तक 33% बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई है। ये दिखाता है कि कितने नए लोग मार्केट से जुड़ रहे हैं। IPOs और म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी काफी इंप्रेसिव है। बिल्कुल, अप्रैल-दिसंबर 2024 में IPOs की संख्या बढ़कर 259 हो गई वाह। और यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की संख्या FY21 में 2.9 करोड़ से लगभग दुगनी होकर दिसंबर 2024 तक 5.6 करोड़ हो गई है। ये तो फिनोमिनल ग्रोथ है। जी, इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो दिसंबर 2024 में 136% था, जो कई दूसरी उभरती इकोनॉमी से ज्यादा है। और SIPs का ट्रेंड वो भी काफी स्ट्रांग है। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग है SIP का ट्रेंड। मंथली एवरेज ग्रॉस SIP फ्लो दुगने से भी ज्यादा होकर 0.23 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। दूसरे इन्फोग्राफिक में FY24 के परफॉर्मेंस हाइलाइट्स हैं। यहाँ क्या स्टैंड आउट कर रहा है? ये परफॉर्मेंस को अलग-अलग सेगमेंट्स में दिखाता है। प्राइमरी मार्केट्स में FY24 में 10.1 लाख करोड़ का कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। और सेकेंडरी मार्केट्स? सेकेंडरी मार्केट्स में निफ्टी 50 इंडेक्स 28.1% बढ़ा, जबकि पिछले साल इसमें गिरावट थी। ये मार्केट में लौटे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन और म्यूचुअल फंड्स के AUM में भी काफी ग्रोथ दिखी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो FY19 में 66% से सुधरकर FY24 में 124% हो गया। और AUM? म्यूचुअल फंड्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 14 लाख करोड़ रुपए बढ़कर FY24 के अंत में 53.4 लाख करोड़ रुपए हो गया। और फिर से SIPs की कहानी? जी, एनुअल नेट SIP फ्लो FY21 में 0.95 लाख करोड़ से दुगना होकर FY24 में 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बढ़ती आदत को दिखाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज हमने शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग जैसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को समझा, सेबी जैसे पावरफुल रेगुलेटर की भूमिका को जाना और भारतीय कैपिटल मार्केट के इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डेटा को देखा। ये साफ है कि एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और बढ़ती इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ठोस नींव तैयार कर रही है। Indeed, the data shows a market that is not just growing but also deepening. ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स अब SIPs और डीमैट अकाउंट्स के जरिए मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। राइट। This democratization of investment is a significant and positive trend. This brings us to a final thought for our listeners to consider. जी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग को और कॉम्प्लेक्स बना रही है और AI ड्रिवन एल्गोरिदम्स का प्रभाव बढ़ रहा है, क्या सेबी जैसे रेगुलेटर्स का मौजूदा फ्रेमवर्क भविष्य की चुनौतियों जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, मैनिपुलेशन या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi के उदय से निपटने के लिए पर्याप्त है?